देखा था। क्लास स्टार्ट हो गया। अरे बैठ जाओ ना, कोई कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू भैया। हाँ जी, जो कल किया था उसको पढ़ लीजिए अच्छे से। आई थिंक आपने कल का क्लास तो देख लिया होगा ना। तो आपने कौन सा देखा था? ओके, वाई टू चूज़ दैट। ओके, तो मीन्स कल का क्लास, कल हमारा ना फर्स्ट क्लास था। तो आई थिंक वो आपको, इसके बाद आप उसको भी देखना, तो फिर आप ज़्यादा जो है उसको रिलेट कर पाओगे। उसी में फिर आपको सिलेबस वगैरह उसके साथ देखना होगा कि सिलेबस क्या कुछ है। एक बार आप क्लास के बाद बैठना तो मैं आपको सब कुछ डिटेल से बता दूंगी। हाँ जी, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ, तो ऐसे होना चाहिए ताकि आपकी एनर्जी मुझे फील हो, मेरी एनर्जी आपको फील हो। ठीक है ना? ओके, सो नीलेश, जस्ट मुझे बता दीजिए व्हाट इज प्रोटोकल्चर। हाँ जी। हम्म। किन में होता है? नॉन नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में होता है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, तो अभी मुझे बताएंगे। आई हैव टू ब्रिंग डिफ़िकल्ट क्वेश्चन फॉर द मंथन। ठीक है, ऐसे ही ना लास्ट बैच में भी आई हैव 2 स्टूडेंट्स जिनके लिए मुझे होता था इनके लिए तो डिफ़िकल्ट लाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो वाला चीज़ होता था। हाँ जी, जो है आज आप ऑनलाइन बने हुए हो। अच्छा हाँ, अरे हाँ, तबीयत कैसी है जो है आपकी? ठीक है। सो कल बेसिकली हमने यूनिट 2.1 से स्टार्ट किया था। वी आर डूइंग बेसिकली द सोशो कल्चर पार्ट। सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी हमने स्टार्ट करी थी। उसमें हमने पेपर 1 की यूनिट 2.1 से स्टार्ट किया था। दैट इज बेसिकली ऑन द नेचर ऑफ द कल्चर, कि कल्चर का नेचर क्या होता है। तो उसके ऊपर हमने स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने क्या देखा था, कल्चर है क्या, कल्चर की एक डेफिनेशन, उसका एक मीनिंग, एंड देन फिर हमने देखा था कि कल्चर की क्या क्या नेचर हो सकता है। फिर नॉर्मल अगर हम देखें तो नेचर और क्वालिटीज़ में डिफरेंस होता है। नेचर का मतलब क्या है? नेचर का मतलब है कि वो पर्टिकुलर थिंग्स है वो कैसी होगी। क्वालिटीज़ का मतलब क्या है कि उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या क्या होंगे। अब आपका नेचर अग्रेसिव हो सकता है, बट क्या अग्रेसिवनेस एक क्वालिटी होगी? नहीं होगी। आपका जो नेचर है वो पोलाइट हो सकता है, बट क्या पोलाइट एक क्वालिटी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कि आपकी क्वालिटी है कि आप सबसे बहुत ही प्यार से बात करते हो। हर किसी में ये क्वालिटी नहीं होती। इट मीन्स नेचर कुड बी द पॉजिटिव और द नेगेटिव, एंड नेचर इज समथिंग कि रॉ फॉर्म में आप किसी को देख रहे हो। बट क्वालिटी मीन्स समथिंग विच इज पॉजिटिव एंड विच ऑलवेज बी पॉजिटिव, एंड क्वालिटी इज समथिंग विच विल बेनिफिट द अदर पर्सन। सो क्वालिटी इज समथिंग जो दूसरे पर्सन को भी बेनिफिट करेगी। अब आप एग्रेसिव रहते हो, वो आपका नेचर है। अब दूसरे पर्सन को आपको लगता है कि ये मेरी क्वालिटी है, कोई मेरे को परेशान नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मैं एग्रेसिव हूँ, मेरे से सब डरते हैं। आपको लग सकता है आपकी क्वालिटी है, बट आपकी एग्रेसिवनेस वाली क्वालिटी दूसरे को फ्रस्ट्रेट कर रही है।
दूसरे को परेशान कर रही है, तो उस तरीके से अब एक नट सेल में अगर हम बोलें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल हमारा नेचर होता है, दैट कुड बी द रॉ फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, इट कुड बी द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। एंड वैसे ही अगर हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी का मतलब होता है द पॉजिटिव साइड। सो अब हम क्वालिटी एंड एट्रीब्यूट्स देखने वाले हैं किसके, कल्चर के। सो अब कल्चर जो है वो जो क्वालिटी कल्चर को लगता है उसके हिसाब से देखेंगे, फिर बाद में हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन सी पॉजिटिव वाली को उठाना चाहते हैं। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि अभी हम क्या करने वाले हैं, क्वालिटीज जो कल्चर को लगता है कि मेरी क्वालिटीज हैं, हम वो लिखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हेडिंग बना लीजिए आप, क्वालिटीज ऑफ कल्चर। क्वालिटीज ऑफ कल्चर। सबसे पहली क्वालिटी आती है इथोस एंड ईडोज। ठीक है, सो आप भी ऐसे ही कर लेना, हम ना लाइक अ डिफरेंस थोड़ा इधर इधर लिखेंगे एंड देन फिर हम समझने की कोशिश करेंगे। सो द क्वालिटीज ना अगर आ जाता है तो एट्रीब्यूट्स भी साथ ही में लिख देना है। यूपीएससी क्या करता है, एक बारी पूछता है एट्रीब्यूट्स, दूसरी बारी पूछता है क्वालिटीज। क्लास नहीं लेना तिलक, हाँ क्लास नहीं लेनी, फ्री की रेवड़ी नहीं खानी। सो ये जो तिलक जी हैं ये हमारे लास्ट बैच के स्टूडेंट हैं, बट हमने इनको बोला है फ्री की रेवड़ी खानी है तो आ सकते हो। सो बेसिकली जिनको मैं ऐसे ही क्लास लेने के लिए बोल देती हूँ तो मेरा एक वर्ड रहता है फ्री की रेवड़ी, ऐसे ही आपको भी पता चल जाएगा, धीरे धीरे आप रिलेट करोगे। बट स्ट्रेस के साथ नहीं पढ़ना, माइंड को रिलैक्स करके पढ़ना, जितना माइंड को रिलैक्स करके पढ़ोगे उतना ही माइंड में चीज़ें जाएंगी। कुछ भी नहीं है, जब आप 10th सपोज करो आपको ABCD कुछ भी नहीं आता था, छोटे बच्चे उस टाइम पे भी स्कूल में बैठे पढ़ना स्टार्ट किया, आया ना। वैसे ही आपकी अपनी कोई स्ट्रीम नहीं थी, ग्रेजुएशन में आपने अपना सब्जेक्ट चेंज किया है, उससे पहले आपका कोई नहीं था, तब आपने वो उस टाइम पे 12th का एक बच्चा जो कि 16 ईयर्स का है, वो 17 ईयर का या होते ही उसने अपना नया सब्जेक्ट चेंज किया है, वो पढ़ रहा है, उसने फिर भी पढ़ लिया है, क्योंकि उसके माइंड में उस टाइम पे ये डाउट नहीं था मुझे ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। अब मुझे नहीं समझ में आता, यूपीएससी की प्रिपरेशन में आते ही सब अपने आप को पता नहीं ऐसे क्यों बोलने लग जाते हैं, इको तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। जब एक स्टूडेंट कि जो बोलते हैं कि मैंने तो इको पढ़ा हुआ है, उन्होंने भी कहाँ से पढ़ा, कब पढ़ा, जब उन्होंने चेंज किया अपना सब्जेक्ट तब पढ़ा। वही सेम आपके ऊपर अप्लाई होता है, जब हम अपने माइंड को एस्केप करने का रीज़न दे देते हैं तो वो एस्केप करने के बहाने ढूंढता है, अदरवाइज नहीं ढूंढेगा। इस वजह से अपने माइंड को कंडीशन करके ये पढ़िए कि आपको पढ़ना है, और जो मन में ठान ले पढ़ना है फिर हो ही नहीं सकता कि वो पढ़ ना पाए। ठीक है ना, तो उसी तरीके से आपको भी अपना आराम से बैठना होगा। सो अब हम बात करते हैं बेसिकली कि कल्चर के क्या क्या एट्रीब्यूट्स या क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती है। तो फर्स्ट हमने देखा इथोस एंड ईडोस। जो इथोस है इसका मतलब होता है कि अफेक्टिव या फिर इमोशनल क्वालिटी ऑफ अ कल्चर। ठीक है, सो लिख दीजिए अफेक्टिव, अफेक्टिव एंड बेसिकली इमोशनल क्वालिटी ऑफ अ कल्चर। सो इसमें हम इमोशनल क्वालिटीज़ को लेते हैं। अब ये जो इमोशनल क्वालिटीज़ हैं ये 2 टाइप से डिवाइड की जाती है। फर्स्ट वन इज अपोलोनियन एंड नेक्स्ट वन इज डियोनीशियन। अब ये बेसिकली क्या होता है, ये एक कैटेगरी दी गई है टाइप ऑफ पर्सन को। जो अपोलोनियन पर्सन होंगे वो ऐसे होंगे जो कि शांत होंगे, जो कि पेशेंट वाले होंगे एंड जो सबसे अच्छे तरीके से बात करते होंगे। इट मीन्स कि कुछ कल्चर ऐसे होते हैं जिनमें पेशेंस, लीनियंसी जो है, लिबरल होते हैं वो सिखाया जाता है। एंड कुछ कल्चर ऐसे होते हैं, अब मुझे नॉर्मल बताइए, अगर किसी के घर में डेली झगड़े होते हैं, उन्होंने देखा है, सपोज करो जॉइंट फैमिली है, आपने देखा ही होगा विलेजेस में, अगर तो जॉइंट फैमिलीज में बहुत झगड़े होते हैं। सो जॉइंट फैमिलीज में बच्चा क्या सीखता है कि उसकी मदर जो है उसकी ग्रैंड मदर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है।
सो सेम फिर जो उसका टाइम आता है वो भी रेप्लिकेट करता है। क्यों? क्योंकि वो डेमोन्स्ट्रेशन से उसने देखा है। तो वो बच्चा खुद ऐसा नहीं बना है, उसको बनाया गया है, आपने नहीं सिखाया है, बट उसने सराउंडिंग से सीखा है। इन द सेम सेंस अपोलोनियन जो पर्सन है ये ऐसे हैं जिनका कल्चर लीनियंट है, जिनका कल्चर लिबरल है। एंड डियोनीशियन पर्सन कौन से हैं? वो पर्सन है जो कि अग्रेसिव, यू कैन से, जो कि इम्पल्सिव है, तो वो होते हैं। ठीक है, सो एक बार आप अपोलोनियन जो है वहां पे लिख लीजिए इनकी क्वालिटीज। दे आर पोइज्ड, they are poised, P-O-I-S-E-D. they are serene, poised and serene. poised का मतलब होता है जिनमें पेशेंट हो, ठीक है, सो संयम हो बेसिकली। एंड serene का मतलब होता है जो कि शांत हो, बेसिकली शांत स्वभाव वाले हो। अगर आपको वैसे याद हो जाता है वेल एंड गुड, ब्रैकेट में आप इसका हिंदी मीनिंग भी लिख सकते हो, सो दैट कि आपको फिर बाद में परेशानी ना हो। इट्स नॉट लाइक दैट कि देखो देयर आर, वही मैं नॉर्मल बोलती हूँ कि अपने इमोशंस को साइड में रख के पढ़ना चाहिए। देयर आर ओनली 2 लैंग्वेजेस जो कि नॉर्थ इंडियन पीपल जान सकते हैं, इधर इट कुड बी दी हिंदी और कुड बी दी इंग्लिश। सो ना तो उनको हिंदी सही से आती होती है, ना ही इंग्लिश सही से आती होती है, तो दोनों का ही मिक्स करके काम चल जाता है। सो इट्स नॉट लाइक अ डेरोगेटरी दैट वाइल राइटिंग इन इंग्लिश आप हिंदी में कुछ नहीं कर सकते हो, बट येस फॉर द मेन्स यू हैव टू राइट कंप्लीटली इन द इंग्लिश, बट उसके लिए प्रिपरेशन में तो आप कर ही सकते हो ना। सो डोंट बी लाइक डिग्रेडिंग या ऐसा कुछ अपने आप को नहीं सोचना है। फाइन, सो इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये कैसे होते हैं जिनमें कि पेशेंस होता है, तो ये पोइज्ड होते हैं एंड ये शांत होते हैं, तो सेरेन होते हैं। ठीक है, सो हमारी क्लास में बेसिकली जो कि हमें बताया गया था, कौशल जो हैं वो अपने आप को बोल सकते हैं कि कौशल हमारे लिए सेरेन हो गए हैं। ठीक है, कि वो शांत रहते हैं। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट जैसे ही हमें मिलेंगे, बट हाँ ये तो जैसे कि यू आर सेइंग लड़ते हैं तो इनको डियोनीशियन वाला बनाएंगे। ठीक है, हर्षित को। ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है डियोनीशियन वाला। सो डियोनीशियन के लिए लिख लीजिए एक्सोटिक एंड इम्पल्सिव, एक्सोटिक एंड इम्पल्सिव। You can also write they are imbalanced, they are aggressive, they are savage. ठीक है, one more word, savage. अब बेसिकली क्या है, there are 3 stages. So बेसिक हुआ क्या कि सबसे पहले आई savagery, then barbarism and then आया civilization. ठीक है, so ये नॉर्मल स्टेजेस होती हैं। सो क्या बोला जाता है कि जो द पर्सन जो जिनको ह्यूमन बीइंग की तरह रहना नहीं आता था, दोज पर्सन आर दी सेवेज। सेवेज का मतलब क्या होता है कि इनको लाइफ तो मिली हुई है, बट ये रह कैसे रहे हैं, एनिमल्स की तरह रह रहे हैं। ठीक है, ये बोला जाता है। तो सेवेज का मतलब क्या होता है, अगर आप बोलो आदिवासी, जो उस टाइम पे उनको ये भी नहीं पता था दे हैव टू वियर द क्लोथ्स, उनको ये भी नहीं पता था कि खाना जो है उनको किस तरीके से खाना है, तो इवन वो एक दूसरे को मार के भी खा जाते थे, बिकॉज उनको अपना सिर्फ पेट भरना है, इमोशंस नहीं है। सो लाइक एनिमल्स जो रह रहे होते हैं उनको बोला जाता है सेवेज। अब वो जो सेवेज पर्सन होते थे उनका भी अपना एक हैबिटेशन होता था। आपको पता होगा कि पैलियोलिथिक टाइम पीरियड आपने एंशिएंट हिस्ट्री में अगर पढ़ा भी होगा, तो वो जो लोग हैं वो एक जगह पे तो रहते ही थे ना, और वो एक ग्रुप की तरह भी रहते थे। बट हमारे लिए वो कैसे हैं, आदिवासी, जिनमें कि कोई इमोशन नहीं है, जिनको कि पता नहीं है किस तरीके से रहना है। इस वजह से क्या बोला जाता है कि ह्यूमन बीइंग माना जाता है किससे है, सिविलाइजेशन से है। सो ह्यूमन बीइंग जो सिविलाइजेशन से है, दे कंसीडर दोज अर्ली मैन एज सेवेज। सो इन द सेम सेंस उनके लिए जो पर्सन जिनमें इमोशंस नहीं है, जो पर्सन इम्पल्सिव है, जो पर्सन एग्रेसिव है, दोज पर्सन्स आर सेवेज। सो इट्स ऑल अबाउट द कैटेगरी विच वी आर प्रोवाइडिंग। जो हम कैटेगरी दे रहे हैं ये उससे रिलेटेड है। सो दैट्स वाई वी कैन से अगेन एथोस मीन्स व्हाट, इट मीन्स द इमोशन। अब आपको कैसे याद रखना, एथोस वर्ड लगा लीजिए एथिक्स। एथिक्स का मतलब क्या है कि आप दूसरे के लिए इमोशंस रख रहे हो। सो उसी से आप ये एसोसिएशन बना लेना। एथोस मीन द अफेक्टिव एंड द इमोशनल क्वालिटीज ऑफ अ कल्चर विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, अपोलोनियन एंड डियोनीशियन। अपोलोनियन पोइज्ड है, सेरेन है,
एंड डियोनीशियन कैसे हैं, एक्सोटिक है, इम्पल्सिव है। अब याद कैसे रखोगे, कुछ भी नेगेटिव अगर आपको बोलना है, अग्री बोल दिया पॉजिटिव, डिसअग्री बोल दिया नेगेटिव, तो जहां डी आएगा वो रहेगा नेगेटिव वाला, और नेगेटिव वाले में ये डाल देना, ठीक है। सो ऐसे ही आपको याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इडोज में। सो इडोज में बेसिकली क्या आता है, यहाँ पे आता है बेसिक द फॉर्मल अपीयरेंस ऑफ अ कल्चर, ठीक है। सो इसमें लिख दीजिए फॉर्मल अपीयरेंस ऑफ अ कल्चर, फॉर्मल अपीयरेंस ऑफ अ कल्चर। एंड ये कैसा होता है, ये बेसिक, इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें मैंने अफेक्टिव और इमोशनल क्वालिटी की बात करी है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ मैं कॉग्निशन की बात करती हूँ, कॉग्निशन और कॉग्निटिव क्वालिटीज के बारे में। सो कॉग्निशन का मतलब होता है योर लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। सो ब्रैकेट में लिख लीजिए लॉजिकल थिंकिंग। व्हेन यू आर इमोशनल, कुड यू टेक द राइट डिसीजन और नॉट, कुड यू टेक द राइट डिसीजन, नहीं। इमोशंस में हो तो आप इमोशनली ही सोचोगे। सो दैट्स व्हाई इथोस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द इमोशन, इडोज इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द कॉग्निशन। सो कल्चर कुड बी इमोशनल वन, कल्चर कुड बी लॉजिकल वन, सो इट इज कॉग्निटिव एंड लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। सो एक बार और मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि अपोलोनियन एंड डियोनीशियन में बेसिक डिफरेंस क्या है। कल हमारा कहाँ तक हो गया था, हाँ जी ये। सो अपोलोनियन कैसे हैं, सेल्फ कंट्रोल है, रैशनल है, ऑर्डर्ड है, वो बहुत अच्छे से रहते हैं। डियोनीशियन कैसे हैं, फीलिंग उनमें मतलब वो ऐसे हैं कि अपनी फीलिंग को ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस देते हैं, और वो भी कैसी, नेगेटिव वन फीलिंग्स को, ठीक है। टेलीग्राम पे जो हमारा ग्रुप बना है उसमें मैं आपकी ये पीपीटी शेयर कर दूंगी, उसमें से आप एक बार रिवीजन कर लोगे। तो बेसिक आपका रहने क्या वाला है, प्रिंटेड नोट्स तो आपको प्रिंट मिल जाएगा, तो कल से आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज एकदम से नहीं दे सकते, जैसे जब डिसाइड हो जाता है पूरा तो उसी के हिसाब से वो कॉपी मंगवा देते हैं। अपलोड मैं आज ही करवा दूंगी ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको डिक्टेटेड नोट्स पढ़ने हैं, देन प्रिंटेड नोट्स देखने हैं, एंड उसके साथ में इसको पीपीटी को रख के करना है, क्योंकि पिक्चर्स के साथ आपका विजुअलाइजेशन बनता है तो ना याद रह जाती है चीज़ें, और याद ऐसी रह जाती है कि जो पिक्चर दिखाऊं ना तो पहले पिक्चर याद आएगी, फिर वो याद आएगा, तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। सो अब नॉर्मल अगर बात करें तो ग्रीक्स में ना उनके लिए है ये बेसिकली, अपोलो आपने नेम सुना ही होगा ना, तो उनके लिए है। तो वहाँ बेसिक क्या किया जाता है कि अपोलोनियन का मतलब है वो ये शो करते हैं कि जिनको रहना आता है, रहना मतलब जो सिटी में रहते हैं। वुड का मतलब ये है कि जो नॉर्मल सेवेज टाइप से रहते हैं, ठीक है। सो वुड से इनका मतलब होता था, ये इनसे सिग्निफाई करते थे वुड से। सो वुड से ये इस तरीके से सिग्निफाई करते थे कि ऐसे लोग जो कि पेड़ों में रह रहे हैं, ठीक है ना। सो वो ऐसे लोगों को इस तरीके से सिग्निफाई करते थे, तो ये उनका एक क्लासिफिकेशन है दिया हुआ। ऐसे ही अगेन ये कैसे है, ये ऑर्डर में रहेंगे। ऑर्डर मीन्स दे नो हाउ टू डू द थिंग्स, दे नो कि किस सीरीज में करनी है। एंड ये कैसे, ये क्योज में रहेंगे। क्योज का मतलब होता है अस्त व्यस्त, इनको नहीं पता सुबह का खाना अब खाना है, इन जनरल मैं बता रही हूँ। इनको नहीं पता कि रात का हमें क्या होता है, हमें होता है कि वी हैव टू टेक 3 मील्स इन अ डे, एंड कोई एक मील स्किप नहीं करना। बट ये कैसे है कि इनको दिख गया, ये मिल गया, इसको खा लें। सो इस तरीके से, एंड वैसे भी इनकी लाइफ में कोई ऑर्डर नहीं होता है, ये क्योटिक होते हैं, अस्त व्यस्त रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इनके लिए बेसिकली क्या है, इट्स काइंड ऑफ ग्रीक ड्रामा, जहाँ से ये पिक्चर्स लिए मैंने। सो इट्स अ काइंड ऑफ लाइट एंड डे। वाई, बिकॉज एनीथिंग विच इज पॉजिटिव। आपने भी देखा होगा कि पाताल लोक को कैसे दिखाते हैं, पाताल लोक को दिखाते हैं कि वो एकता कपूर के सीरियल्स की तरह हाई क्लास मेकअप करके, उनकी इतनी सारी, उनको जो है मतलब आई लाइनर भी डिफरेंट डिफरेंट कलर का लगा के। अभी हाल ही में, मैं फिर वो नेम याद करना भूल गई, अभी हाल ही में प्रभास की एक मूवी आई थी जिसकी वापस से शूटिंग होने लगी है, जिसमें कि वो सैफ अली खान को उन्होंने वो बनाया हुआ है रावण। अगर आप सबने प्रोमो देखा हो, तो नहीं देखा हो ना, आई विल शेयर दैट प्रोमो, ठीक है। सो व्हाट दे डिड ना कि आईलाइनर उन्होंने लगाया हुआ है, मतलब ऐसा उन्होंने हाई क्लास कोई मूवी का वो बनाया हुआ है। रावण तो वो लग ही नहीं रहा है लुक के थ्रू से। सो इन द सेम सेंस वो कैसे रहते हैं, दे लिव इन द डार्कनेस एंड द नाइट। सो डियोनीशियन इज समथिंग विच इज नेगेटिव एंड वी हैव टू शो द नेगेटिव साइड ओनली। तो उसी तरीके से जो है आप ये बेसिकली याद कर लोगे, ठीक है। इज इट ओके,
फाइन. सो फर्स्ट क्वालिटी हो गई इथोस एंड इडोस. नेक्स्ट राइट सेकंड क्वालिटी ओवर्टनेस एंड कोवर्टनेस. Overtness and covertness. ओवर्ट का मतलब होता है विच कैन बी इजीली कवर्ड एंड डिटेक्टेबल. ठीक है, सो लिख दीजिए विच कैन बी इजीली कवर्ड और सीन एंड डिटेक्टेबल. Now you just tell me you want to study my culture suppose. ठीक है, या फिर you want to tell कि मेरा suppose religion क्या है. ठीक है, could you signify anything from my side कि जिससे आपको पता चले कि मेरा culture या religion क्या है. How would you determine कि मेरा culture या religion क्या है. Okay, could you see and tell me due to my dressing sense I belongs to this religion. How? Okay, okay. What's my religion? Not on your religion, but as a dressing sense, we can. नहीं. But I want to ask कि suppose I am standing in front of you. Could you tell me due to my dressing sense or anything that from which religion I belong or something? Right now, it's It's not not possible. possible. It's not possible. It is like to an extent it is possible. How? If we generalize, then traditional priests we can identify by the. Okay. So If someone uses can't you Yeah, we can see the. can't you see and tell me from which religion I belongs? Can't you see? This is something which is overt. You can see and you can tell me from which religion I belong or not. I can see and tell you from which religion you belong. ठीक है, there are some things जिनसे हम determine कर सकते हैं. The things जिनसे हम determine कर सके, those are the overt quality of a culture. ठीक है, those are the overt. अब from your dressing sense we can tell from which religion you belong. So इसका मतलब क्या है कि कुछ कल्चर में कुछ चीज़ें होती हैं जिनको देख के हम बता पाए कि आप किस कल्चर को बिलोंग करते हो. सो वो क्वालिटीज जिनको देख के हम बता पाए कि आप किस कल्चर को बिलोंग करते हो, दैट इज ओवर्टनेस. पढ़िए वापस से क्या लिखवाया है. द थिंग्स विच कैन बी सीन एंड डिटेक्टेबल, जिनको आप डिटेक्ट कर सकते हो. सो यू कैन से इन हिंदू कल्चर और इन इस्लाम कल्चर देर आर समथिंग जिनको आप करके बता सकते हो. अब द पर्सन हु इज नॉट वियरिंग उनका नहीं बता सकते हो. सो द सेम थिंग अप्लाइज हेयर. तो ऐसा कल्चर जिसकी कुछ क्वालिटीज डिटेक्टेबल हो उसको तो आप बोल सकते हो कि वो क्या है, ओवर्टनेस है. एंड विच कैन नॉट बी डिटेक्टेबल दैट इज कोवर्टनेस. ठीक है, ऐसे ही सपोज करो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, आपको उनके कल्चर को जानना है. आप कैसे जानोगे, बताइए कैसे जानोगे आप. एग्जैक्टली, आर्टिफैक्ट्स. आई कैन से द आर्टिफैक्ट्स ना. सो सपोज वेरी स्मार्ट, हाँ देख लिया था. सो बेसिकली क्या है कि इन जनरल अगर हम बोलें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सपोज कोई भी पुराना सिविलाइजेशन, कोई भी पुराना कल्चर आपको जानना है. आपको ये रेमिनेंट्स, ये जो एक्सकेवेशन से आपको मिला है, इनसे आप जान सकते हो. आपको ये पोट्री मिला, इससे आपने क्या पता लगाया, इससे आपने ये पता लगाया इंडस वैली सिविलाइजेशन का. अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है तो आपने ये पता लगाया कि वो इसको ग्रेनरी को स्टोर करने के लिए भी यूज़ करते थे. एंड कुछ आपने बताया वो ब्लैक एंड रेड पोट्री यूज़ करते थे, वो डेकोरेशन के लिए भी यूज़ होती थी, है ना. तो इसका मतलब क्या है, ये आर्टिफैक्ट हैं जिनकी हेल्प से आपने बताया उनका कल्चर कैसा था. सो दीज आर द थिंग्स जिनकी हेल्प से आप ये बता देते हो कि उनका कल्चर कैसा था. आपने इवन उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो देख के, इवन उनका वो ग्रेट बात करते थे, वो सब देख के आपने बताया क्या क्या कि उनके कल्चर में ये सब चीज़ें होती थी. सो दीज आर द थिंग्स विच आर डिटेक्टेबल. ठीक है, सो लिख दीजिए. इट कैन बी परसीव्ड डायरेक्टली, इट कैन बी परसीव्ड डायरेक्टली it can be perceived directly from artifacts
from artifacts, actions and utterances. एंड अटरेंसेस. अटरेंसेस का मतलब होता है कि उस टाइम के अगर आपको कोई सॉन्ग, अगर आपको कोई डांसिंग फॉर्म, मुझे बताइए इंडस वैली सिविलाइजेशन में डांसिंग गर्ल मिला है नहीं मिला है? उससे आप उनका मुद्रा तो जान ही सकते हो, साथ ही साथ आप ये भी जान सकते हो कि वो किस तरीके से वहाँ पे उनका एंटरटेनमेंट का भी सीन रहता था, ठीक है, एंड विद द म्यूजिक. सो दीज आर दी थिंग्स जिनसे आप ये बता सकते हो कि ये कल्चर कैसा रहा होगा, ठीक है. नेक्स्ट लिख दीजिए कोवर्टनेस में. इट implies those qualities of a culture which are not easily detected by an observer. Example, sentiments, beliefs, fear and values. अब आपको नहीं पता उस टाइम पे उनका फैमिली सिस्टम क्या होता था, उनकी वैल्यूज़ क्या होती थी. अगर कोई एक पर्सन वहाँ, सपोज करो आप राखीगढ़ी साइड पे गए हो, वहाँ आपको एक बूढ़े बाबा मिल गए जो कि जिंदा बचे हुए थे, उनसे आपने उनकी कहानियाँ पूछ ली कि वहाँ कैसे मतलब रहते थे लोग, क्या कुछ होता था. आप मुझे बताइए, एपिक चैनल है एक, उस देखा आपने किसी ने? मतलब यूपीएससी के बाहर कुछ नहीं करते हो. सो बेसिकली ना एपिक चैनल पे कुछ लाइक सुनी कहानियाँ ऐसे करके काफ़ी सारे सीरियल आते थे. तो उसमें ना वो वहाँ जाते थे पुराने किले देखने के लिए कि जिनके सिर्फ रेमिनेंट्स ही बचे हुए हैं और जहाँ पे कोई रहता नहीं है. सो ऐसे ही वहाँ वो कहानियाँ जानने की कोशिश करते थे कि इस एरिया में जो लोग रहते थे वो कैसे होते थे, उनका रहन सहन कैसा था. तो वो सब चीज़ें या तो वहाँ जो आपके रेमिनेंट्स पड़े हुए हैं उनसे जान सकते हो. तो जो रेमिनेंट्स पड़े हुए हैं वो किस में आ जाएंगे? ओवर्टनेस में. बट वहाँ अगर आपको कोई पर्सन मिल जाता है और वो आपको कोई कहानी बताता है कि यहाँ ये राजा रहता था, इस राज्य का ऐसे अंत हुआ था, ये इस तरीके से हुआ था, वो किस तरीके से बताएंगे? तो वो बता रहे हैं, दैट इज बेसिकली द अटरेंसेस एंड दैट इज बेसिकली द वैल्यू, द बिलीव, और जो क्या है, जो कि कोवर्ट है, जो छिपा हुआ है, जिसको आप जाके निकालोगे तब आपको वो मिल सकता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है. सो दैट इज बेसिकली द कोवर्टनेस. सो एक कल्चर में दोनों ही क्वालिटी हो सकती है. कुछ चीज़ें उसकी ऐसी हो सकती है जो आपको पता है, कुछ ऐसी हो सकती है जो नहीं पता है, ठीक है. नेक्स्ट राइट, थर्ड वन, आइडियलिटी एंड रियलिटी. थर्ड वन, आइडियलिटी एंड रियलिटी. आइडियलिटी एंड रियलिटी. अच्छा, जो एक कौन सी लाइन रह गई बताइए मुझे, मैं वापस से रिपीट करती हूँ, ये अब तक हो गई है. आइडियलिटी का मतलब होता है द आइडियल सिचुएशन. लिखिए, आइडियलिस्ट ऑफ अ कल्चर, refers to the practices how the people of a particular culture should behave. So it means the ideal situation कि how they should behave. नेक्स्ट लिख दीजिए दूसरी तरफ रियलिटी. रियलिटी में लिख दीजिए, इट इज द एक्चुअल वे in which people behave. The real situation of practicing culture.
practicing culture. So idealist का मतलब क्या है कि एक कल्चर कैसा होना चाहिए, द आइडियल सिचुएशन. एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रियलिटी की, तो उसका मतलब कि एक्चुअली में कैसा है. तो सपोज करो आपने सुबह बैठ के बढ़िया वाला शेड्यूल बनाया है कि 5:05 पे मैं उठा, 5:10 पे मैं पढ़ने बैठ गया, ठीक है. उसके बाद 10:05 तक मैं पढ़ा. तो ऐसे ऐसे आपने ये पूरा बना लिया. ये क्या हो गई आपकी आइडियलिस्टिक सिचुएशन, ठीक है. कौन कौन बनाता है ऐसे? 5-5 मिनट का नहीं बनाते. तो कैसे बनाते हो? बोलो मैम. बनाते ही नहीं है. टॉपिक वाइज बनाते हो पक्का? टारगेट वाइज. दैट्स वेरी गुड. टारगेट वाइज ही बनाना चाहिए, 5-5 मिनट वाला बनाना नहीं चाहिए. कल मेरे पास कुछ स्टूडेंट आए थे अपना शेड्यूल लेके, दैट 10:05 पे उठे, 5 मिनट वॉक करी, फिर उसके बाद 10:10 पे वो पढ़ने बैठ गए. फिर वो पढ़े, फिर वो 11:15 तक पढ़े, फिर 11:15 से लेके उन्होंने फिर नेक्स्ट उन्होंने 11:15 से 11:45 तक एक नैप ले लिया. तो उसके मतलब इस तरीके से बनाया हुआ था. तो इट्स लाइक कि वो क्या हो गया, द आइडियल सिचुएशन. नेक्स्ट क्या आ जाती है? रियलिटी. रियलिटी मीन्स एक्चुअली क्या हुआ, ठीक है. कि एक्चुअली ये हुआ कि मैम मैं 30 मिनट का नैप का टाइम करके सोती हूँ, बट वो 1 आवर में 2 आवर में कब चेंज हो जाता है पता नहीं चलता. दैट इज बेसिकली द रियलिटी. सो इट मे बी क्वाइट पॉसिबल फॉर अ कल्चर कि देयर मस्ट बी सम क्वालिटीज जो कि आइडियलिस्टिक क्वालिटी है, दैट यू शुड परफॉर्म लाइक दैट, दैट यू शुड डू लाइक दैट, बट देयर मस्ट बी सम रियलिटी एक्चुअली जो हो रहा है. So could you say there must be a gap between the ideality and the reality? एक गैप होगा ना. सो बिल्कुल जो है एक गैप हो सकता है. सो अब कल्चर की क्वालिटी है, बिल्कुल है. उसमें आप आइडियल सिचुएशन भी बना सकते हो, बट उसमें रियल सिचुएशन भी आपको मिल सकती है, ठीक है. नेक्स्ट लिख दीजिए 4th वन, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट. 4th वन, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट. एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है? कोई बता सकता है? ओके. एंड इम्प्लिसिट? ओके. विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड बट विच इज बीइंग डिराइव्ड बाय यू, ठीक है. वेरी गुड. चलिए लिख दीजिए एक्सप्लिसिट में. इट मीन्स पीपल्स अवेयरनेस. इट मीन्स people awareness and consciousness about their culture, and consciousness about their culture. and implicit का मतलब क्या होगा? explicit means that people are aware and it's expressive कि वो aware है. implicit का मतलब मुझे पता है, मेरे मन में विश्वास है कहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है. सो लिख दीजिए इम्प्लिसिट में, implies people's unconsciousness or unawareness. Okay, next write 5th one. So 5th one basically organic and super organic. ओके. सो किस किस ने ऑर्गेनिक फ्रूट्स या वेजिटेबल्स परचेज किए हैं और खाए हैं? आपने भी ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स परचेज किए हैं और खाए हैं, ठीक है. ओके. सो दीज 3 आर द रिच पीपल ऑफ आवर क्लास, ठीक है, जिन्होंने ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स परचेज किए हैं और खाए हैं. वाई? कोई मान लो अगर विलेज बिलोंग कर रहा है और वो कोई मतलब केमिकल यूज नहीं कर रहा है, सिर्फ मतलब खेती करके खा रहा है, तो ओके. हाँ जी. व्हाट्स योर स्टैंस ओवर दिस? Ma'am, now there is no organic in the truer sense. Villages also they use fertilizer. Exactly. Even in the villages they are using more fertilizer. In the cities people are conscious about that कि
इज दैट फूड इज विद द लेबल ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. ठीक है, हाँ जी. द नेक्स्ट रिच पर्सन ऑफ आवर क्लास, बताइए सबरीन, कहाँ से परचेज किया और क्या खाया आपने? विलेज में ही खाया था. ओके, सो इट सीम्स टू बी दैट आपने वो जनरल सेंस में अगर हम बोले ऑर्गेनिक है वो खाया है. ठीक है, नॉर्मली बेसिक क्या है कि ऑर्गेनिक फूड जो है उसको ब्रांड की तरह शो किया जाता है. एंड सिटीज़ में सपोज करो मुंबई में अगर हो, इवन दिल्ली में भी अगर रिच क्लास है तो वो बोलते हैं कि ऑर्गेनिक वाला नहीं है क्या भैया. सो द काइंड ऑफ थिंग कि वो उस तरीके से. सो आई थॉट कि आप वो सेंस वाले हो. बट नॉर्मली अगर हम बात करें ऑर्गेनिक का मतलब क्या, कि उसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं है. ये सेंस आया आपके माइंड में. सो उसी से रिलेट करो यहाँ पे. ऑर्गेनिक कल्चर का मतलब क्या है? कल्चर इन इट्स प्योर फॉर्म. सो कल्चर इन इट्स प्योर फॉर्म विदाउट एनी मॉडिफिकेशन एंड ऑल्टरेशन. सो यू जस्ट टेल मी, मॉडिफिकेशन इज इट ऑलवेज फॉर द बैड और इट मे बी फॉर द इम्प्रूवमेंट? दोनों हो सकता है. ठीक है, सो व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड इनऑर्गेनिक, it means it is the bad form, but when I'm using the word super organic, it means it is the modification for improvement. ठीक है, अब हमने कल की क्लास में क्या किया था? हमने ये किया था कि कल्चर जो है इट इज डायनेमिक, एंड इवन हमने ये भी किया था इट इज विद द होलिस्टिक डिजाइन. सो इट इज चेंजिंग generation by generation, and that generation is modifying their culture for the improvement or for their betterment. So it may be quite possible कि वो अपने कल्चर को भूल जाएं. So if they are basically कि वो अपने कल्चर को जाने दे रहे हैं, कल्चर प्रैक्टिसेस को जाने दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? इनऑर्गेनिक. बट व्हेन दे आर मॉडिफाइंग इट, दैट इज सुपर ऑर्गेनिक. सो सबरीन, आप इन जनरल देखो, इमोशंस को इधर उधर साइड करके इन जनरल आप बताओ, आप अपनी फैमिली में आपके अकॉर्डिंग कौन सी जनरेशन हो जो कि अपने कल्चर को आगे बढ़ा रही हो, लाइक यू आर वियरिंग योर नॉर्मल रिलीजियस ड्रेस. आपके फैमिली में ऐसा कोई हो कि जो ये रिलीजियस ड्रेस ना पहनता हो? नो वन. सो इट मीन्स दे आर प्रिजर्विंग देयर कल्चर. सो जनरेशन टू जनरेशन दे आर डूइंग द सेम. ठीक है, कोई ऐसा है जो अपने अलग तरीके की मॉडिफिकेशन, हिजाब अलग तरीके का अपना मॉडिफिकेशन करके चल रहा हो? Okay, so that is also basically the modification. Why? Because of the environment क्या है या आसपास क्या है. Suppose they are going outside या otherwise, है ना. So in the same sense, when they are doing the same, but वो हल्की modification के साथ, but वो positively कर रहे हैं, that is basically the super organic form. So वो क्या है? कल्चर की बात है. ठीक है, so आप लिख दीजिए ऑर्गेनिक में, culture is biological nature of human organism. Culture is biological nature of human organism. It means humans act, thinking and feelings which reflects their culture. नेक्स्ट आ जाता है क्या? सुपर ऑर्गेनिक. लिख दीजिए, कल्चर acquires some super organic qualities or the qualities by virtue of which culture exists on a level which is above the level created by individuals. Which is created by individuals. एक बार पढ़ लीजिए दोनों ही आपने जो लिखे हैं.
हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट लिख दीजिए लास्ट वन, सिक्स्थ, यूनिवर्सल एंड यूनिक। यूनिवर्सल एंड यूनिक। यूनिवर्सल एंड यूनिक। सो नॉर्मल अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल क्या किया जाता है कि देयर आर सम प्रैक्टिसेस जो कि हर कल्चर में यूनिवर्सली अप्लाई की जाती है, बट देयर मे बी सम क्वालिटीज़ जो कुछ कल्चर की अपनी यूनिक होती है, ठीक है। सो ऐसे कुछ क्वालिटीज़ हो सकती है। तो कल्चर का मानना क्या है? कल्चर का मानना ये है कि कुछ प्रैक्टिस ऐसी है जो मैं सब कल्चर में सेम लेवल पर अप्लाई करवाता हूँ, बट कुछ ऐसी है कि मैं कल्चर टू कल्चर वेरी करता हूँ। तो जो यूनिवर्सल है दैट इज इंसिस्ट टैबू, जो कि हर कल्चर में मना किया जाता है, ठीक है। अब ये क्या है? इंसिस्ट टैबू, इट मीन्स द हैविंग फिजिकल रिलेशनशिप्स विद द क्लोज वंस। क्लोज वन मीन्स सिबलिंग्स, ठीक है। सो ये मना किया जाता है कि द सिबलिंग्स मीन्स द ब्रदर सिस्टर, जेनेटिकली जो कि ब्रदर सिस्टम है। अब डीएनए उनका सेम नहीं है, बट एक चाइल्ड का डीएनए उसके पेरेंट्स से मिल रहा होता है। वाई? बिकॉज 50% मदर से मिला है, 50% फादर से मिला है, ठीक है। सो सपोज करो कि एक जो ब्रदर है उसका डीएनए पेरेंट्स से मिला है, सेम सिस्टर अगर है उसका भी पेरेंट्स से मिला है, तो ब्रदर एंड सिस्टर में 50% का मैचिंग होता है उनका डीएनए में। ऑर्गन भी अगर किसी को अगर ट्रांसप्लांट करवाने हैं, लाइक किडनी हो गया, लीवर हो गया, तो उसमें भी 50% का मैचिंग रहता है। सो अब 50-50 का अगर मैचिंग है, अगर उनका चाइल्ड अगर होगा, सपोज इफ दे आर इंडल्ज इनटू द फिजिकल रिलेशनशिप, उनका अगर आगे चाइल्ड होगा तो उस चाइल्ड में जेनेटिक डिफेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। सो नॉर्मल मैं आपको बता देती हूँ। अब ऐसा नहीं है कि कोई इंडल्ज नहीं होता है, देयर आर सो मैनी इंस्टेंसेस इन द वर्ल्ड रिगार्डिंग दैट, बट उसका आफ्टर इफेक्ट भी जो है देखने को मिलता है। सो दिस इज अ न्यूज़। So this is a news. Basic हुआ क्या? The baby born to the brother and sister parents, they die just hours after the birth due to the severe genetic defects. अब it may be quite possible कि कुछ instances हो जहाँ child survive कर जाता है, but चाइल्ड अगर सर्वाइव करेगा तो 100% में से ये हो सकता है 2 या 3% केस में सर्वाइव कर गया। टोटल अगर मैं बोलूँ तो अगर सिबलिंग्स मीन्स क्लोज सिबलिंग्स, ऐसे नहीं कि दूर का या इधर, क्लोज सिबलिंग्स मीन्स पेरेंट्स बिल्कुल सेम है, तो उस केस में जेनेटिक डिफेक्ट्स आ जाता है चाइल्ड को। अब ये जेनेटिक डिफेक्ट्स आता कैसे है? बेसिकली कि हमारे जो जीन होते हैं, जीन बेसिकली हमारा डीएनए, तो डीएनए में हमारे जीन होते हैं। सो वो जीन हमें मिल रहे होते हैं मदर सेल एंड फादर सेल से 50-50%। सो सेम अगर 50-50% दोनों को 50-50 मिला है, तो आगे जो उनका चाइल्ड होगा ना, उसमें म्यूटेशन हो सकती है। म्यूटेशन मीन्स कि उसको सही से उसके डीएनए और जीन ना मिले। अगर नहीं मिले हैं तो उसको जेनेटिक डिफेक्ट्स हो जाएगा, और जेनेटिक डिफेक्ट्स अगर किसी को हो जाता है तो सीवियर लेवल का अगर है तो चाइल्ड जो है वो बर्थ उसका नहीं हो पाएगा। सो ये सेम जो न्यूज़ है इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें से आप इसको आराम से पढ़ भी लेना, ठीक है। सो ये क्या बोला जाता है? इंसेस्ट। इंसेस्ट मीन्स इंडल्जिंग इनटू द फिजिकल रिलेशनशिप विद द क्लोज सिबलिंग्स। टैबू मीन्स it is considered as taboo. Why? Because the pure relationship you share with your siblings वो उस तरीके से ही होता है। So basic क्या किया गया? एक ना एक्सपेरिमेंट किया गया that the person who is अब normal, अगर देखिए एक और बात कि in the anthropology there may be some things related to the physical anthropology, so no need to be uncomfortable or anything, just अपने माइंड को उसी तरीके से आपको एकेडमिक लेवल पे होके सोचना है, ठीक है। सो इन जनरल एक ह्यूमन बीइंग के इंस्टेंसेस के बेसिस पे अगर हम बोलें, सो अ ह्यूमन बीइंग ईदर अ ब्रदर और अ सिस्टर, मेल और फीमेल, दे वोंट फील एनी काइंड ऑफ अदरवाइज फीलिंग विद देयर सिबलिंग्स, नॉट एट ऑल। सो यूजुअली क्या बोला जाता है दैट गर्ल्स का तो नहीं होता है, बट बॉयज़ का होता है दैट इफ दे आर रोमिंग हेयर एंड देयर, सो उनका लाइक आई साइट या इस तरीके से विद फॉर अदर गर्ल्स जो है वो उसी तरीके से देखते हैं। नॉर्मल अगर हम इन जनरल बात करें तो ये होता है। वाई? क्योंकि ईव टीजिंग के जो भी आपको देखने को मिलेंगे दैट इज ड्यू टू द बॉयज़। ये आपको कड़वा ट्रूथ है या कुछ भी है, ये आपको मानना पड़ेगा। सो द सेम बॉय वोंट सी हर सिस्टर विद दैट आई साइट। ईव टीजिंग वाले उससे कभी नहीं देखेंगे। इवन इफ समवन इज डूइंग लाइक दैट, चाहे वो खुद करते हो, बट कोई और अगर उनकी बहन के लिए कर रहा है वो टॉलरेट भी नहीं करेंगे,
ठीक है। ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि द पर्सन हु इज लिविंग इन द सेम एरिया या सेम इनहेबिटेंट में अगर वो रह रहे हैं तो क्या वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है फिजिकल रिलेशनशिप की तरफ, या फिर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है प्रोटेक्शन की तरफ। सो आप अगर बॉयज हो तो आपके माइंड में अपनी सिस्टर के लिए एक प्रोटेक्शन की फीलिंग आती है, कोई फिजिकल रिलेशनशिप वाली फीलिंग तो नहीं आती, नॉट एट ऑल। सो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या किया गया, 100 बच्चों को एक जगह पे रखा गया, तो उसमें मेल फीमेल दोनों ही थे, एंड उन बच्चों को एक साथ बड़ा किया गया। सो जब उनको एक साथ बड़ा किया जा रहा था तो ये हम चेक कर रहे थे कि क्या वो जो चाइल्ड हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, दे इंडल्ज इनटू द फिजिकल रिलेशनशिप, और वो चाइल्ड जो है वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लाइक अ प्रोटेक्शन फील करते हैं। तो ये पाया गया कि सेम इनहेबिटेंट में रहने वाले लोग जिनको एक ही तरीके से केयर किया जा रहा है, केयर से मेरा मतलब है कि उनकी अपब्रिंगिंग की जा रही है, तो उनमें एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन आती है, ना कि अ सेंस ऑफ अट्रैक्शन। सो ये पाया गया, दैट्स व्हाई इंसेस्ट इज कंसीडर्ड टैबू फॉर any kind of religion, for any kind of you can say culture, but you would found in some of the culture पास के लाइक बुआ के बच्चों से या मासी या दूर के, मतलब लाइक मैरिजेस कर दी जाती है, बट पेरेंट्स सेम नहीं होते हैं, जीन सेम नहीं होते हैं, डीएनए सेम नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई इंसेस्ट इज कंसीडर्ड टैबू यूनिवर्सली, बट इट मे बी क्वाइट पॉसिबल सम प्रैक्टिसेस दे आर यूनिक टू वन कल्चर और अनदर। सो ये पाया जाता है, ठीक है। सो यूनिवर्सली यू वुड राइट द इंसेस्ट टैबू। इंसेस्ट टैबू एक पूरा अच्छा टॉपिक भी है, इस पे और भी हम आगे लाइक एक्सप्लेन करेंगे इसको। अभी के लिए इतना आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। एनी डाउट? कल्चर है, हर कल्चर में इंसेस्ट को टैबू ही माना जाता है, चाहे कोई भी कल्चर हो, चाहे कोई भी रिलीजन हो, बीट हिंदू, इस्लाम, बुद्धिस्ट, जैन, सिखिज्म, हर कल्चर में इंसिस्ट इज टैबू। इंसिस्ट मीन्स ब्रदर सिस्टर में एनी काइंड ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप या कोई शादी होना इज कंसिडर एज इंसिस्ट टैबू। सो इट मीन्स ये प्रैक्टिस हर कल्चर में वर्जित है। तो ये यूनिवर्सल एस्पेक्ट हुआ हर कल्चर का या नहीं? सेम अप्लाई होता है ना। अब आ जाते हैं हम यूनिक पे। अब हिंदूज़ की अगर मैं बात करूँ, हिंदूज़ में क्लोज रिलेशनशिप में शादियाँ नहीं होती है, लाइक मामा की लड़की से या बुआ के लड़के से, ऐसे शादियाँ नहीं होती है, बट आई थिंक इस्लाम में हो जाती है ना। सो दैट इज़ बेसिकली द यूनिकनेस। हिंदूज़ का वो यूनिकनेस है, दे वोंट मैरी इन द क्लोज रिलेशनशिप्स, एंड इस्लाम का ये है दे विल मैरी इन टू द क्लोज रिलेशनशिप, ठीक है। सो दीज आर दी थिंग्स। इवन ऐसे नॉर्मल अगर बोलें तो हिंदूज़ का क्या है, मुहूर्त देख के फिर शादी करेंगे। इस्लाम का क्या है, उनका भी आपका भी कुछ मुहूर्त होता होगा, नहीं होता है। सिखों में भी कोई मुहूर्त नहीं होता है, उनको ये होता है कि आज चले संडे है ना, किसी बच्चे का पेपर है, आज चले शादी कर देते हैं, उनका भी इस तरीके से होता है। सो दोज आर द यूनिकनेस। हिंदूज़ में क्या है, कुंडली मिलवाते हैं। हिंदूज़ में क्या है, मांगलिक निकल गए तो पहले पेट से शादी करते हैं, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं, आई थिंक इस्लाम में नहीं है, होती हैं ये सब चीज़ें, नहीं ना। सो शादी करने के तरीके, हिंदूज़ में क्या है, 7 फेरे करेंगे। मुस्लिम्स में क्या है कि वो कुछ अपना वो पढ़ते हैं एंड देन वो साइनिंग करवाते हैं एंड वो 3 बार बुलवाते हैं, ठीक है। सो उन सब चीज़ों से वो क्या है, उनके लिए वो प्योर है। सिखों में क्या करते हैं कि वो उनका जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसके वो चक्कर लाइक उसकी परिक्रमा करते हैं। सो दैट इज़ बेसिकली द यूनिकनेस ऑफ द कल्चर। ओके, सो नाउ इज इट क्लियर? यस, चलिए लिख दीजिए यूनिवर्सल वाले में, कल्चर इज यूनिवर्सल। Culture is universal in the sense that every man experiences it, and universally applies the cultural traits. Example, incest taboo. जहाँ आपने incest taboo लिखा है वहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए इसका डेफिनेशन।
cultural norms that prohibits sexual relations between certain members of the same family. ब्रैकेट में लिख दीजिए सिबलिंग्स, एंड ये कजन वाले सिबलिंग्स नहीं, क्लोज सिबलिंग्स. नेक्स्ट लिख दीजिए यूनिक. लिख दीजिए द norms represent the unique cultural practices. इसके साथ ही आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं. ठीक है, सो 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ आपको, अच्छे से पढ़ लीजिए ये एट्रीब्यूट्स, फिर 1-2 सुनूंगी और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे. अलग से आपके पास यूनिट वाइज अच्छे से नोटबुक में इसके डिक्टेटेड नोट्स होने चाहिए. ऐसे ना हो कि आप लूजली रखें. ठीक है, सेपरेट नोटबुक लगानी होगी सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, एंड उसका यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे, और हर एक उसके बाद एक आपको पेज छोड़ना है सो दैट की वैल्यू ऐड हम कर दें उसमें. ठीक है, ऐसे आपको करना होगा. हाँ जी, जो है अभी मैं आपको बता देती हूँ ओवर्टनेस वाला. ओवर्ट मीन्स विच कैन बी इजीली कवर्ड, सीन एंड डिटेक्टेबल. मैंने लिंक शेयर किया है, देखना आप आया होगा. ये 894228 से किसका है यूज़र नेम? हर्षित, आपका तो नेम से आया है, आपसे मैंने शेयर कर दिया. आपने किया है क्वेश्चन? यूज़र नेम ऐसे आया हुआ है 89. अच्छा, मैं ना हाय भेजा आपने खाली, तो ये आपका ही है. देखो अभी चेक करो, आ गया? ज्वाइन नहीं हुए हो हर्षित आप? ऑनलाइन में भी अगर कोई स्टूडेंट सोशल कल्चर ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ है तो हो जाना आप. लिंक मैंने शेयर कर दिया, अगर किसी के पास ना हो तो मेरे को मैसेज करना आप, मैं लिंक शेयर कर दूंगी.
चलिए टाइम इज़ अप. पूछूं? ठीक है. ओके. Okay, so Manthan, tell me the difference between the Apollonian and Dionysian, and is it part of Edos? So it's part of ethos. Mm-hmm. Basically, they're poised, they're serene. Mm-hmm. Dionysian, they are impulsive, savages, Mm-hmm. according to Yutai. They are chaotic, aggressive, They are chaotic, impulsive. aggressive. ठीक है. So they basically ओके गुड. चलिए हाँ जी रमेश पूछूं या फिर आज फ्री की रेवड़ी? नहीं पूछूंगी. ओके सो जस्ट टेल मी व्हाई कल्चर आर ओवर्ट. आज फ्री की रेवड़ी. चलिए फ्री की रेवड़ी या पूछूं? पूछूं? नहीं खानी फ्री की रेवड़ी. चलिए चलिए आप मुझे बताइए आइडियलिटी एंड रियलिटी. आइडियल से बना है आइडियलिटी एंड रियलिटी. क्या ये क्वालिटीज़ हैं कल्चर की? एग्जैक्टली. सो जो आप सोचते हो दोज नॉर्म्स दे आर बेसिकली द आइडियल सिचुएशंस. ठीक है वेरी गुड. हाँ जी नीलेश. वाई कल्चर इज़ यूनिवर्सल और व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स मेक्स द कल्चर यूनिवर्सल? हाँ जी ऑनलाइन में सब बताएंगे. इंसिस्ट टैबू. ठीक है वेरी गुड. हाँ जी चलिए अब आज नहीं बचोगे. हर्षित. ओके सो हर्षित टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द इथोस एंड इडोज. किसमें? वेरी गुड. हाँ जी सेरिन कौशल बताना चाहोगे? कोग्निटिव दैट इज द लॉजिकल थिंकिंग. ठीक है सो वहाँ आप इमोशनली वहाँ आप लॉजिकली बात करते हो. ठीक है वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए फंक्शंस ऑफ कल्चर. अब ना ये मैं बाद में बताऊंगी. पहले मैं आपने इतना पढ़ लिया है ना कल्चर के बारे में, पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपको क्या लगता होगा कि कल्चर क्या काम करता होगा, कल्चर के क्या फंक्शन होंगे. क्या आपको लगता है कल्चर सिग्निफिकेंट है या नहीं है? ठीक है सो मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रही हूँ. अपने माइंड में आप सोच लीजिए कि आपको मुझे क्या बोलना है. फिर आपको इन जनरल बताना है. कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही कोई यहाँ पे आपको प्राइज़ दे रहा है या ना ही स्टिक. ठीक है कैरेट एंड स्टिक वाला कोई यहाँ पे वो नहीं है, अभी नहीं है, थोड़े टाइम बाद हो जाएगा. ठीक है इथोज जो है गलत बता दिया आपने. बाकी वेरी गुड प्रियांशी मल्लिका. वेरी गुड अनिल. ओके सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. हाँ जी सबरीना आपसे करेंगे. कल्चर मेक्स अस डिसिप्लिन. वेरी गुड वेरी गुड. हाँ जी कौशल. इट फॉर्म सोसाइटी. वेरी वेरी गुड. 1 ठीक है बाकी होगा क्या पता हो. हाँ जी इट प्रोवाइड्स यू आइडेंटिटी. ठीक है पर्सन को आइडेंटिटी देता है. वेरी गुड. हाँ जी इट टेल्स यू हाउ टू बिहेव सोशली या सोशल रिलेशंस कैसे रखने. हाँ जी रमेश. provide a way of life. वे ऑफ लाइफ एग्जैक्टली. इट प्रोवाइड्स अस द वे ऑफ लाइफ मीन्स सोशल कोड ऑफ कंडक्ट यू कैन से. ठीक है हाँ जी वेरी गुड. सो इट इनकलकेट और इट टेल्स द इनकल्चरेशन. इनकल्चरेशन बेसिकली क्या होता है कि जब छोटे बच्चे को कल्चर की चीज़ें सिखाई जाती है दैट इज इनकल्चरेशन बोला जाता है. ठीक है वेरी गुड. हाँ जी
इट डिसाइड्स द आइडियोलॉजी, यस, कि एक पर्सन का आइडियोलॉजी क्या रहने वाला है, उसकी पर्सनैलिटी, आई कैन से इट क्रिएट्स पर्सनैलिटी. सो दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ कल्चर. एंड वेरी गुड, आप सबने टू द पॉइंट एकदम से बढ़िया तरीके से बताए हैं, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं है. सो चिकनी चुपड़ी बातें जो आपके माइंड में है ना, वो भी लिखो, चलेगा. चलिए वही मैं लिखवा देती हूँ. लिखिए फर्स्ट वन, कल्चर जनरेट्स ह्यूमैनिटी. कल्चर जनरेट्स ह्यूमैनिटी. तो आपको लगता है कि आपको नहीं आता, अगर आपको बता दूं ना कि आपको आता है, तो फिर आपका दिमाग देने लग जाएगा आंसर. लेट मी चेक इन दी ऑनलाइन. अच्छा जो है इजी एस्केप हो रहा है, इथोस की जगह नहीं, इडोज की जगह मैम इथोस लिखा गया. कल्चर डिफाइंस अबाउट आवर पैटर्न ऑफ बिहेवियर. प्रियांशी ऑल्सो डिफाइन गोल्स एंड द वैल्यू. वेरी गुड प्रियांशी. फर्स्ट इट जनरेट्स ह्यूमैनिटी. तो कल्चर जो है वो ह्यूमैनिटी जनरेट करता है. क्यों? क्योंकि कल्चर बताता है कि किस तरीके से आपको बिहेव करना चाहिए. अब अगर ये बोला जाए कि सपोज अगर कोई कुछ गलत काम करे, तो उनको एक वर्ड करके ही चाहे बोले, वो बोले कि भगवान तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, या भगवान के लिए भला करो. सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स जो हैं वो क्या हो जाती है, दैट इज़ कि ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट जो है वो कौन बता रहा है, वो कल्चर बता रहा है. सपोज करो आपको ये बताया जाता है कि सपोज आपके कोई भी फेस्टिवल है या कुछ भी है, तो आपको दान करना चाहिए, डोनेट करना चाहिए. एंड किसको करना चाहिए? नीडी पर्सन को करना चाहिए. सो दैट थिंग्स विच इज़ बीइंग प्रमोटेड बाय द कल्चर, वो क्या कर रहा है? दैट इज क्रिएटिंग द ह्यूमैनिटी. ठीक है, सो इट क्रिएट्स ह्यूमैनिटी. नेक्स्ट लिखिए सेकंड वन. इनके अंदर का नहीं लिखवाऊंगी, नोट्स में मैंने पॉइंट बेस ही बना के दिया हुआ, उसी में से आप कर लोगे. ठीक है, कल से आपको प्रिंटेड कॉपी मिलना स्टार्ट हो जाएगी. नेक्स्ट लिखिए सेकंड वन. इट ब्रॉडन्स the vision of individuals. Broaden the vision of individual. Broaden the vision of individual. So ये बेसिक क्या करता है? ये एक पर्सन का विजन जो है वो ब्रॉडन करता है. लाइफ को कैसे देखना है, आपको थोड़ा पेशेंट रहना है, आपको लोगों से अच्छे तरीके से बिहेव करना है, ये सब चीज़ें कौन सिखाता है? ये आपको आपका कल्चर सिखाता है. सो दैट इज़ बेसिकली द पार्ट ऑफ द कल्चर. अब इसमें क्या बोला जाता है, इसमें लिख दीजिए हल्का सा. इसमें आप लिख दीजिए हल्का सा, इट क्रिएट्स स्पिरिट डी कोप्स. इट क्रिएट्स स्पिरिट डी कोप्स. अब ये क्या होता है? मीन्स कि कल्चर आपका विजन ब्रॉडन कर रहा है, तो कल्चर आप में इनकलकेट कर रहा है स्पिरिट डी कोप्स. अब ये क्या होता है? लिखिए, अ फीलिंग ऑफ प्राइड, ब्रैकेट में बना के लिख देना, ए फीलिंग ऑफ प्राइड एंड म्यूचुअल लॉयल्टी शेयर्ड बाय मेंबर ऑफ ग्रुप. शेयर्ड बाय मेंबर ऑफ ग्रुप. A feeling of pride and mutual loyalty shared by a member of group. So आपको लगता है इन कलेक्टिवली कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा आपके, अब नॉर्मल आप मुझे बताइए, अगर आपको पता चले कि आपके साइड में बैठने वाला आपके सेम स्टेट से है, या आपको पता चले अरे वो तो आपकी इवन कास्टिज्म बोलते हैं कि ये है वो है, बट अगर पता चले आपको द पर्सन सिटिंग विद यू इज़ फ्रॉम द सेम कास्ट, आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी या नहीं आएगी? आती है ना. देयर आर सो मेनी जोक्स कि ऐसे बने होते हैं कि किसी का झगड़ा हो गया, लेकिन उनको पता चला रहे ये भी बिहारी है, आप भी बिहारी हो, तो आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाती है. इस तरीके के जोक चल रहे हैं, मीम्स चल रहे हैं ये मार्केट में. तो ये सब चीज़ें क्या हैं? वो ये शो करती है कि अगर आपको जो चीज़ें आप बिलीव कर रहे हो वही बिलीव करने वाला सेम पर्सन मिल जाता है, तो आप में एक लॉयल्टी बन जाती है एक दूसरे के लिए. तो फिर आप लड़ाई भूल जाते हो, फिर आप गले मिलने लग जाते हो. सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज द स्पिरिट डी कोप्स. एंड ये कहाँ से आती है? ये आती है कल्चर के फंक्शन की वजह से, क्योंकि कल्चर काम करता है. नेक्स्ट लिख दीजिए थर्ड वन. इट प्रोवाइड्स ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन. इट प्रोवाइड्स ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन. अब आपको पता है कि कल्चर जो है वो ट्रेडिशनली किस तरीके से रहा होगा, तभी आप इन सब चीज़ों को कर रहे हो.
आप अपने पेरेंट्स से किसी से पूछ के आप देख लेना कि हम सपोज करो कि कोई भी फेस्टिवल पे कुछ भी आप पूछ लेते हो कि ये पूजा क्यों करते हैं, क्या आपको सीधा आंसर मिलेगा? क्या आंसर मिलेगा? ये रिवाज है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। और कोई? ये किसी की मम्मी या पापा नहीं बोलते कि तुम अपनी ये साइंस और ये पढ़ी लिखी बातें हर चीज में मत लाया करो। सो वही सेम चीज क्या है कि देयर आर सम ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन जिनके बेसिस पे अब उन्हें चाहे पता हो ना पता हो, बट कल्चर चला आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम किसी बात के ऊपर बिलीव करके चले आ रहे हैं। सो द सेम थिंग कि रिवाज है, वो रिवाज क्यों है? क्योंकि वो बनाया गया है एंड जनरेशन टू जनरेशन उसको आगे लेके जा रही है। ठीक है, सो लिख दीजिए। अच्छा, ये तो आपने लिख ही दिया। नेक्स्ट लिखिए फोर्थ वन, इट इनकरेजेस द सोशल रिलेशनशिप्स। इट इनकरेजेस द सोशल रिलेशनशिप्स। ओके, वन मोर थिंग आई वुड सजेस्ट कि कलरफुल पेन के साथ जो है आप नोट्स बनाया करो। कलरफुल पेन के साथ नोट्स बनाने, एक तो कलरफुल चीज़ें अट्रैक्ट करती है, दूसरा ये नोट्स ऐसे नहीं है डिक्टेटिव नोट्स कि आपको एक बार करके पढ़ लेने हैं। एटलीस्ट इनकी आपके मेंस तक आपको 10 रिवीजन चाहिए, मेंस तक मैं बात कर रही हूँ। एंड सिलेबस इतना छोटा है कि आप इसकी और ऊपर से डिक्टेटेड नोट्स और भी ज़्यादा शॉर्ट में होंगे, बाकी आप अपनी लैंग्वेज में बना के कर सकते हो। तो आपको 10 रिवीजन हो जाएगी और आपको एज है बाकी सबसे, क्योंकि वो इतना एक रिवीजन करते हैं ना, इतना 3 हो जाती है। एंड मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ टर्म्स को, 3 हो जाती है, इतना कोई एक रिवीजन करता है। तो ऐसे आपका और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो कलरफुल चीज़ें अट्रैक्ट करती है। सो बाय द वर्ड कलरफुल आई मीन कि एक हेडिंग एक कलर से कुछ इंपॉर्टेंट आपको सपोज स्पिरिट डी कोप्स लिखा हुआ है तो ये थोड़ा डिफरेंट कलर से, धीरे धीरे आदत हो जाएगी आपकी। ठीक है, मैं क्या करने वाली हूँ, मैं जो पहले मैंने नोट्स करवाए हैं वो मैं एक नोटबुक लेके आपको दिखाने भी वाली हूँ सोशल कल्चर की, या कि किस तरीके से उन्होंने नोट्स बनाए। दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस तरीके आई थिंक आपने पहले एक बारी, हाँ, जब मैंने बोला था दैट विद द कलर्स आपको करना चाहिए, तो एक बार मैं दिखा भी दूंगी आपको किस तरीके से प्रेजेंटेशन करनी है, उससे आपको और ज़्यादा। अदरवाइज जो आपको सही लगता है आप उसके अकॉर्डिंग करना, ये नहीं है कि आप चेंज कर रहे हो, बट अगर आपको सजेशन सही लगता है तो आप ले सकते हो। ठीक है, नहीं, मेंस में ओनली वन कलर इज अलाउड। तो वो मेंस वाली आदत मैं आपकी आंसर राइटिंग में करवाऊंगी। कल आपको नोट्स मिल जाएंगे, कल आप पढ़ के आओगे, परसों मैं आंसर लिखवाऊंगी आपसे जितना हो जाएगा उसका। ठीक है, सो वो सिंगल पेन से होता है, उसमें तो मैं आपको ये भी नहीं बोलूँगी कि ब्लैक पेन या पेंसिल यूज़ करो, उसमें सिंगल से ही होता है। बट प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी आपकी कि एक बारी में ही आपके बढ़िया बन जाएंगे। ठीक है, बस आपको प्रोसेस वाइज चलते चले जाना है। नेक्स्ट लिख दीजिए, इट इनकरेजेस सोशल रिलेशनशिप्स। हो गया ना ये? नेक्स्ट लिखिए, इट क्रिएट्स एंड सेटिस्फाइज, इट क्रिएट्स एंड सेटिस्फाइज न्यू नीड्स। न्यू नीड्स, अगर आपको कोई नीड फील होती है, कोई न्यू नीड, तो आप अपने कल्चर को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेते हो। अगर आपको नीड नहीं फील होती तो आप नहीं करते हो। वो कैसे? कि अगर नॉर्मल ये बोला जाता है कि भगवान का पूजा करने का टाइम क्या है, 6 से 8 का है। अब आप उठते ही 8 बजे हो तो आप बोलते हो कोई बात नहीं, टाइम तो 12 बजे तक का होता है, मंदिर तो 12 बजे तक खुले रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये होता है कि नॉर्मल ये बोला जाए कि अरे नहीं, मुझे तो नहा के पूजा करके खाना खाना है, बट आप बोल देते हो कि अरे नहीं, क्योंकि मैं तो सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, मुझे पढ़ना भी होता है, तो मैं बिना नहाए अगर कुछ पी लूँ तो वो खाना तो नहीं हुआ। सो दीज काइंड्स ऑफ थिंग, ये तो मैं इन जनरल आपको बोल रही हूँ, बट कल्चर में हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी कुछ क्रिएशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इट मे लीड टू द ऑर्गेनिक टू सुपर ऑर्गेनिक, इट मे लीड टू द होलिस्टिक डिज़ाइन जो हमने कल किया था। क्यों? क्योंकि ये डायनामिक है, इट विल रिमेन विद दैट स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कल क्या कि ये कल्चर क्या है, डायनामिक है, ये अपनी स्टेबिलिटी अपने पास रखता है, बट with the passage of time when you are modifying and when you are adding something, क्यों? क्योंकि जनरेशन ऐड करती जाती है तो वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो इट क्रिएट्स न्यू नीड। नीड क्रिएट करने के साथ साथ ये कल्चर जो है आपको अदर चीज़ों के साथ भी इंडल्ज करवाता है। सो दिस इज समथिंग कल्चर करता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द कल्चर। नेक्स्ट लिखिए, 6th वन, सॉल्यूशन ओरिएंटेड। सॉल्यूशन ओरिएंटेड, कल्चर एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस वो
आपको इस हद तक मेंटली अफेक्ट कर सकती है दैट व्हेन यू आर फीलिंग कि क्योज में है माइंड, स्ट्रेस में है, फ्रस्ट्रेशन में है, देन ये बोला जाता है कि आप सिर्फ सब्र रखिए, थोड़ा सा यू हैव दैट पेशेंस एंड बिलीव ऑन द गॉड। बोला जाता है, नहीं बोला जाता है। इवन इफ यू आपको लग रहा है कि अरे प्रीलिम होगा या नहीं होगा, सो व्हाट वुड यू से, आप बोलोगे मैंने तो अपनी मेहनत कर दी, बाकी भगवान भरोसे। सो दैट काइंड ऑफ थिंग बेसिकली व्हाट कि कल्चर इज समथिंग विच प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन टू दैट एक्सटेंट दैट यू थिंक कि दिस इज द ओनली, culture is the only thing that can solve your problem. So if that cannot solve your problem, then also it can provide you the relief, कि वो आपको रिलीफ दे सकता है. सो दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर एज द सॉल्यूशन ओरिएंटेड. ठीक है, सो ये आपके फंक्शन भी कंप्लीट हो गए हैं. सो अब तक हम अगर देखें, हमने सबसे पहले किया इंट्रो के बाद हमने किया मीनिंग, देन डेफिनेशन, देन कैरेक्टरिस्टिक्स में एक दो बता पाओ अगर मुझे. होलिस्टिक डिज़ाइन, यूनिक, स्ट्रक्चर्ड, वेरी गुड. मोरल फोर्स, वेरी गुड. डायनामिक, वेरी गुड. इज लर्नड, इज कॉमनली शेयर, इज अडेप्टिव. ठीक है, सो ये आपने कर दिया क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स. देन आते हैं क्या, एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिटीज. हाँ जी, इसमें एक एक करके बताएंगे. एक का नाम बता दीजिए. इथोस एंड इडोस. ठीक है, हाँ जी. ऑर्गेनिक, सुपर ऑर्गेनिक, यूनिवर्सल, यूनिक. अरे आई एम जस्ट किडिंग. एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, ओवर्टनेस एंड कोवर्टनेस, आइडियलिटी एंड रियलिटी. ठीक है, सो एक बच गया था. सो ये आपने कर दिए क्या, एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिटीज. उसके बाद हमने क्या किया है, फंक्शन में इन जनरल आपने पॉइंट्स बता दिए थे, वापस नहीं पूछूंगी. तो ये हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है कल्चर तक. अब नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग आ रहा है दैट इज द कल्चरल पैटर्न. सो लिख दीजिए कल्चर पैटर्न. अब जैसे कि आपने अभी मुझे एक पॉइंट बताया, कल्चर इज स्ट्रक्चर्ड. कल की क्लास में हमने किया था. नॉर्मल हमने क्या किया कि नॉर्मल अगर हम ह्यूमन बीइंग का देखें तो सबसे पहले क्या आता है, सेल के बाद क्या आता है, टिश्यू, देन ऑर्गन एंड देन आ जाती है बॉडी. सो ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में क्या ऐसे ही जाएगा. क्या सेल से सीधा ऑर्गन बन जाएगा विदाउट टिश्यू, नहीं बन सकता. तो ऐसे ही हमने कल्चर के लिए क्या किया था. हाँ जी, कल्चर के लिए बताइए, ट्रेड्स, then complexes and then culture. very good. so they are basically saying कि कल्चर जो है वो इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जाएगा. ठीक है, सो हमने देख लिया था बिल्कुल. अब हम बात कर रहे हैं कल्चर का पैटर्न. पैटर्न का मतलब क्या होता है. क्या आपने नॉर्मली कुछ अपना स्टिच करवाया है कहीं से, कोई क्लोथ्स. तो जब आप क्लोथ स्टिच करवाते हो तो क्लोथ्स एक पैटर्न के अकॉर्डिंग ही कट होता है उसका फैब्रिक. सो दैट इज बेसिकली दी कि एक फैब्रिक जो नॉर्मल ऐसे है, सपोज करो ये फैब्रिक ऐसे है, अब इस फैब्रिक को डिज़ाइन में ऐसे कट करेंगे. तो ये जो कट किया है, ये जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज द पैटर्न. जब आप इस पैटर्न को अटैच करोगे that will become the dress. So can I say the pattern is the thing which will provide the form to this dress. ये ड्रेस को फॉर्म मिली है, ये ड्रेस बनी है, ये किसने दी है, पैटर्न ने दी है. आया इतना समझ में. जब मैं बात कर रही हूँ कल्चर पैटर्न की, इसका मतलब कल्चर का पैटर्न वो होगा जो कल्चर को शेप देगा, या जो कल्चर को ओरिजिन करेगा, या जो कल्चर को एग्जिस्टेंस देगा. That could be the culture pattern. So, can I say this trait, when they are combining, they are forming the complexes, and when the complexes are combining, they are forming the culture. Can I say this could be the culture pattern? It is the structure, but it could be the culture pattern. आपके ड्रेस का क्या शेप या क्या साइज होगा, that is basically the structure, and that structure जब combine किया जाए, turn into the pattern, and then this pattern will lead to the dress. सो इन द सेम सेंस कि कल्चर पैटर्न जो है वो भी इसी तरीके से हो सकता है, होगा या नहीं होगा. ठीक है,
ओके, सो अब हम इतना आपको समझ में आ गया है। देखिए पता है क्या होता है, हर चीज़ रिपीट होके आती है। इट्स अप टू यू कि आप उस रिपीटेड जो रिपीट हो रही है उसको आप आंसर की फॉर्म में कैसे डालोगे। इस वजह से कभी भी कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, आपको एसोसिएशन बनानी होती है। सो पैटर्न आपको लगेगा अरे कल्चर पैटर्न क्या आ गया, कल्चर पैटर्न इज नथिंग। कल्चर ने कैसे फॉर्म ली है, कल्चर ने कैसे फॉर्म ली है, ऐसे ली है। सो इवन कभी कोई क्वेश्चन आ जाए आपके माइंड में ना आए, हाय मैं तो भूल ही गया हूँ मेरे जो पॉइंट मैंने याद करे थे, आपके एग्जामिनर को नहीं पता है आपके नोट्स में कौन से पॉइंट थे। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, अगर इस तरह की आपको अंडरस्टैंडिंग है कि पैटर्न में लिखना एग्जैक्टली क्या है, तो आप यू कैन फॉर्म योर आंसर। वही वहाँ बात आ जाती है एप्लीकेशन की, कि एप्लीकेशन कैसे करनी है नॉलेज की, इसी तरीके से करनी है। अब हम इसका रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करते हैं। सो नॉर्मली अगर सपोज करो अब हम शेप देते हैं इनको, ट्रेट जो है, ट्रेट को मैं शेप दे रही हूँ ये, ठीक है, ट्रेट को मैं ये शेप दे रही हूँ, कॉम्प्लेक्सेस को मैं ये शेप दे रही हूँ, कल्चर को या कल्चर कॉन्फ़िगरेशन भी बोल देते हैं उसको, मैं ये शेप दे रही हूँ, ठीक है। सो इट मे बी क्वाइट पॉसिबल कि हमारे पास कई सारे ट्रेट्स हो। सिंगल ट्रेट कांट लीड टू द कल्चर, देयर मस्ट बी सो मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आप ही बता दो कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं आपने, 8 कैरेक्टरिस्टिक्स, 9 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है ना आपने, ठीक है। नेचर इज बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक्स, सो 9 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है, इट मींस देयर मस्ट बी सो मैनी ट्रेट्स। ये ट्रेट्स मिलके बनते हैं क्या, कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। सो सपोज करो ये एक कॉम्प्लेक्स है, सपोज करो ये एक कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स क्यों बना, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में काफी सारे ट्रेट्स गए हैं, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्सेस कल्चर कॉन्फ़िगरेशन क्यों बना, क्योंकि कल्चर कॉन्फ़िगरेशन में काफी सारे कॉम्प्लेक्सेस गए हैं। तो अगर मैं इसको सिग्निफाई कर रही हूं, दिस इज कल्चर कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, तो ये आ जाता है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द कल्चर कॉन्फ़िगरेशन। एंड ये कैसे बना है, ये बना है आपका इस तरीके से। सो दिस इज द ट्रेट, वन कॉम्प्लेक्स इंक्लूड सो मैनी ट्रेट, वन कल्चर कॉन्फ़िगरेशन कंटेन सो मैनी कॉम्प्लेक्सेस एंड इन दोज कॉम्प्लेक्सेस दे आर सो मैनी ट्रेट्स। तो इस तरीके से एक कल्चर अपना फॉर्म लेता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मैम हम इसको पेपर में बनाएं, पेपर में बनाओगे हल्का सा ये आपको लग सकता है कि कॉम्प्लेक्स हो गया है, बनने में थोड़ी गलती हो सकती है। अगर गलती ना करो तो बिल्कुल बना सकते हो। बनाना कैसे है, पहले साइड में ये बना देना है आपने, एंड देन इसका रिप्रेजेंटेशन करता है, बट इसको ऐसे ऐसे नहीं बनाना आप वर्टिकली, इसको हॉरिजॉन्टली बनाना। अभी आप अपने नोटबुक में भी इसको हॉरिजॉन्टली बनाएंगे, उससे क्या होगा, सिर्फ 2 लाइन जितना स्पेस जाएगा, ज़्यादा स्पेस ये खाएगा नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आपको कैसे बनाना है, इसको ऐसे बनाइए, ठीक है, ऐसे बनाइए, इतने में ख़त्म हो जाना चाहिए ये, ठीक है ना। बना के दूँ या बना लोगे, वर्टिकल बना दिया, बट ब्रैकेट में लिख दीजिए कि इसको हॉरिजॉन्टली बनाना है पेपर में। बन गया।
ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट का मतलब कि आपके फीचर्स। तो कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स बनाती है उसके कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि होलसम, जिसमें कि आप चीज़ों को फिट कर सकते हो। एंड देन होलसम जो है वो फीचर्स अगर एक साथ आ जाते हैं तो वो एक साथ आने के बाद फीचर्स बनाते हैं एक कल्चर को, ठीक है। क्योंकि आपका कल का थोड़ा सा पोर्शन बाकी है ना, कल शुरू में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था सब्जेक्ट का, मैं आपको टाइम बता दूंगी कौन से टाइम के बाद आपको जो मैंने क्लास का स्टार्ट करवाया था वो पढ़ना है। सिर्फ इतना ही होगा, हाफ एन आवर का, उससे ज़्यादा का नहीं होगा, ठीक है। सो इसके आगे वो वाला पेज आएगा जो आज आपने किया, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, हो गया है। चलिए अब आप हल्की सा लाइक इंट्रोडक्शन या कुछ भी बोल सकते हो जो कल्चर पैटर्न पे आपको डालना होगा वो लिखिए। कल्चर इज़ अ होलिस्टिक फिनोमिनन, culture is a holistic phenomenon which is an integrated coherent system, integrated coherent system। अब मुझे ये बता दीजिए, कैन यू से इट इज इंटीग्रेशन? ये जो स्टेज को अगर मैं पकड़ूं, ये स्टेज क्या है? ये कल्चर है। इन सब को हटा दूं, क्या आप बोल सकते हो कि ये इंटीग्रेशन है? इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर कंबाइनिंग समथिंग, व्हेन यू आर इंटीग्रेटेड। तो मैं इनको इंटीग्रेट कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, और करके एक जगह बांध रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है? इट्स अ कोहेरेंट सिस्टम जो कि सबको एग्जिस्टेंस को एग्जिस्ट करके चल रहा है। सो इट्स अ कोहेरेंट सिस्टम। सो कल्चर पैटर्न का मतलब क्या है? कल्चर पैटर्न का मतलब है होलिस्टिक। होलिस्टिक का मतलब सबको लेके चल रहा है। इंटीग्रेटेड मतलब साथ में लेके चल रहा है। कोहेरेंट मतलब इसका भी ध्यान रखेगा, इसका भी और इसका भी। सो दिस इज बेसिकली द कल्चर पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, इट इज नॉट अ रैंडम accumulation, it is not a random accumulation, it is the unique configuration, it is the unique configuration। ये नहीं है कि मैंने किसी को भी पकड़ के यहाँ पे बैठा लिया है। बिकॉज दिस कल्चर इज कॉमनली शेयर्ड, because this culture has a moral force, because this culture is learned, it is adoptive, that's why इनको एक साथ में रखा गया है, अदरवाइज नहीं रखते। सो यहाँ मैं सब कल्चर की बात नहीं कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं हिंदू कल्चर की बात कर रही हूँ, हिंदू रिलीजन की बात कर रही हूँ, तो वो जो ट्रेड्स कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करती हैं वो बनाएंगी साथ मिलके कॉम्प्लेक्सेस, उनसे साथ मिलके बनेगा कल्चर। सो ये प्रोसेस किसकी है? हिंदू कल्चर की। ऐसे ही पैरेलली हम चलते हैं क्या सिखिज्म को लेके। तो सिखिज्म के अपने कुछ फीचर्स हैं, उनको 5 चीज़ें अपने साथ रखनी होती है, लाइक उनको टर्बन लगानी होती है, लाइक उनको कंघा रखना होता है, किरपान रखनी होती है, ये सब चीज़ें रखनी होती हैं। सो वो उनके क्या हो गए? वो उनके ट्रेड्स हो गए, उनके ट्रेड्स मिलके उनके कॉम्प्लेक्सेस। ऐसे ही इन द सेम सेंस इस्लाम। तो हर कल्चर ने ये कॉमनली शेयर चीज़ें बनाई होंगी, इंटीग्रेट की होंगी, तभी वो चल रही हैं, अदरवाइज नहीं चल रही। फॉर एग्जाम्पल क्या करते हैं नॉर्मल कि फॉर एग्जांपल हम कोई इस्लामिक पर्सन है, उन्होंने बुर्का और हिजाब डाला हुआ है, साथ में उन्होंने ये कलावा भी बांधा हुआ है। दोनों चीज़ें क्या सेम चल सकती हैं? दोनों ही क्यों? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को सिग्निफाई करती हैं। इस वजह से एक कल्चर को जो सिग्निफाई करता है वो वही ऐड होगा। सो क्योंकि प्रैक्टिस डिफरेंट डिफरेंट है, इस वजह से एक कल्चर का पैटर्न सेम होगा, दूसरे कल्चर का पैटर्न अलग होगा। तो हर कल्चर का अपना पैटर्न होगा। इस तरीके से ये चलते जाएंगे, ठीक है। समझ आ गया ना इतना? नेक्स्ट लिखिए अब, क्लाइड क्लुकहोहन classified the cultural pattern into 5 categories, अब इसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ है। बेसिकली आप मुझे नॉर्मल बता दीजिए कि नॉट प्लेस में आप में से कौन कौन घूम के आया? सीपी घूम के आए हो आप? सीपी घूम के आए हो? और कोई?
ठीक है, तो मतलब सब मेरे जैसे हैं, बहुत अच्छा हुआ। तो बेसिकली सीपी में क्या बोलते हैं ना, वहाँ पे आपने देखा होगा इन जनरल, वहाँ ना कोई बैठे रहते हैं, कोई आर्ट वगैरह कुछ, कोई अपना गाना सुनाते रहते हैं। अच्छा आप तो गए नहीं हो, आपको कैसे पता? बोल दो कि मैम जैसे आप नहीं गए आपको पता, वैसे ही। हाँ जी, हाँ रील बनाते रहते हैं। एग्जैक्टली वही एग्जैक्टली कि जैसे मैं नहीं गई मुझे पता। सो नॉर्मली क्या है कि वहाँ पे आर्ट वगैरह होता रहता है। ऐसे ही फ्री की रेवड़ी खाने वालों ने सीपी का नेम सुना तो देखिए एकदम से वो, हाँ वहीं पे एग्जैक्टली वो जो एरिया सा बना हुआ है ना वहाँ पे। सो वहाँ पे आर्ट बेसिकली चलती रहती है। क्यों? क्योंकि आर्टिस्ट ना अपना कुछ गाना सुनाते रहते हैं या अपना कुछ, इवन रील्स वाले जो हैं वो यूट्यूबर या फिर इंस्टाग्राम वाले, वो इसी पे जिंदा है, क्योंकि अदरवाइज तो कोई स्पेस उनको मिल नहीं सकता है। वहाँ ऐसा लगता है कि वो किसी फॉरेन एरिया में आए हुए हैं, तो बढ़िया लुक आता है, तो इस वजह से वो तो इसी पे जिंदा है। सो इसीलिए आर्ट नहीं है वो यूट्यूबर और इंस्टाग्राम वाली, बट आर्ट मान सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में उसके जितना पैसा, उसके जितना फेम नहीं है कहीं पे। चाहे आप अपने बालों को कलर क्यों ना कर लो, चाहे कोई लड़का लड़की और लड़की लड़का बन के कुछ बना लो, चाहे कोई कुछ भी बना लो, बट पैसा इतना ज़्यादा इस टाइम पे है ना कि आप बाहर भी घूमने जाओ, आप बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में भी खाओ, आप अच्छी अच्छी जगह पे भी जाओ, ड्राइव भी करो, और उसी चीज़ का आपको पैसा भी मिल रहा है। उससे अच्छी लाइफ हो सकती है? मुझे बताइए कोई। तो ये यूपीएससी कुछ नहीं है, ये मोह माया है। असली जो है मज़ा वहाँ है, ठीक है। सो नॉर्मली अब हम क्या करेंगे, सीपी आर्ट, अब हमें तो यही करना पड़ेगा। तो इसको ऊपर लिख लीजिए। अब क्लाइड वाले मीन्स कि वो जो लोग हैं जो सीपी में आर्ट करते हैं, इस टाइम पे वो क्लाउड 9 पे हैं। ऐसे करके आप ये एसोसिएशन बना लेना तो याद रह जाएगा थोड़ा। तो सीपी में जो आर्ट करते हैं वो क्लाउड 9 पे हैं। तो अब हम सी से करेंगे। सी से लिख दीजिए कंपल्सरी। तो ही सेड कि कल्चर का कुछ पैटर्न है। कल्चर का पैटर्न क्या है कि कल्चर इज कंपल्सरी। अगर आप एक कल्चर को मान रहे हो तो कल्चर वन चॉइस देता है इंडिविजुअल को, अदर चॉइस नहीं मिलती है। इन द सेम सेंस, इफ आई एम हिंदू देन आई कैन वियर द कलावा बट आई कैन नॉट वियर द हिजाब। वाई? क्योंकि मेरे कल्चर के अकॉर्डिंग वो मुझे परमिशन नहीं देगा। अब वो बोल देते हैं कि नहीं, आपकी तो पर्सनल विश है, आप करना चाहो तो कर सकते हो। पर्सनल विश है, करना चाहूँ कर सकती हूँ, बट अगर मेरा फेथ मेरे कल्चर में है तो मेरा कल्चर नहीं परमिशन देगा तो मैं नहीं करूँगी, ठीक है। वो चीज़ हो जाती है। इसलिए हम यहाँ पे पर्सनल चॉइस को नहीं डालेंगे, हम यहाँ पे वो डाल रहे हैं कि एक पर्सन अपने कल्चर के अकॉर्डिंग चलना चाह रहा है तो क्या उसका कल्चर उसको परमिशन देगा। तो कल्चर दो चीज़ों की परमिशन एक साथ नहीं देगा जो अलग अलग होंगी। सो दैट्स वाई अगर मैं कल्चर के पैटर्न में बिलीव दिखा रही हूँ देन दिस इज समथिंग विच इज़ कंपल्सरी फॉर मी, ठीक है। सो लिखिए, culture provides only one choice to individual. Culture provides only one choice to individual in certain situations, without providing them any alternative. Without providing them any alternative. In certain situations without providing them any alternative. Without providing them any alternative. हो गया। नेक्स्ट लिखिए पी। सी से आपने डाला है क्या, कंपल्सरी। नेक्स्ट डालिए पी। पी से आप डालिए प्रेफर्ड। प्रेफर्ड में लिखिए where culture provides several ways of behavior. Culture provides several ways of behavior, but only one of them is acceptable. But only one of them is acceptable. अब वापस से नॉर्मल एग्जाम्पल देके ही मैं समझाऊंगी। अब नॉर्मल आप देखिए, कल्चर ने हमें लाइक चॉइस दी है दैट आपको कलावा बांधना है कि नहीं बांधना। ऐसे नहीं है कंपल्सरी कि सबको बांधना है, बट कल्चर के अकॉर्डिंग वो क्या बोलते हैं, इफ़ अ गर्ल इज़ अनमैरिड
देन वो अपने राइट हैंड में बांधेगी. इफ गर्ल इज मैरिड तो उनको अपने लेफ्ट हैंड में बांधना पड़ेगा. सो दिस इज समथिंग विच इज प्रेफरेबल. अब अगर मुझे कलावा बांधना है तो अब कलावा बांधना ना बांधना कल्चर ने मुझे चॉइस दी है, बट प्रेफर्ड क्या होगा कि अगर मैं बांध रही हूँ तो मैं देखूँ मैं मैरिड हूँ या अनमैरिड हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं उस हाथ में बांधूंगी. सो कल्चर ने चॉइस दी, बांधना ना बांधना आपका है. प्रेफर्ड क्या होगा, अगर मैं बांध रही हूँ तो प्रेफर्ड ये होगा एक्सेप्टेबल कि मैं उसके जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग चलूँ. ठीक है. सो दिस इज समथिंग. अब ये कंपल्सरी नहीं है, प्रेफर्ड है. ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना, कंपल्सरी नहीं है, प्रेफर्ड है. ठीक है. नेक्स्ट लिखिए. थर्ड वन, ऑल्टरनेटिव. Culture accept several ways of behavior or frequency of expressions within the people. Means frequency of expressions within the people. नेक्स्ट लिख दीजिए R for restricted. When cultural practices or behavior acceptable only for some member of the society, not for everyone. कि कुछ के लिए एक्सेप्टेबल होता है, हर किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता. ये भी कैसा है, जो हमने अपना बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग है. आपने देखा होगा कि कुछ इवन नॉर्मल अगर हम बात करें तो हर एक रिलीजन में, जैसे हिंदू रिलीजन में बात करें तो देयर आर सम सर्टन टेम्पल्स जिनमें कि वुमेन को अलाउड नहीं है. ठीक है. सो इन द सेम सेंस वी कैन से कि पूजा करना या भगवान को मानना दोनों का ही राइट है, बट कुछ पूजा में, ठीक है, वो मेन के लिए तो अलाउड कर रहे हैं, मीन्स इट इज एक्सेप्टेबल फॉर देम, बट वो वुमेन के लिए अलाउड नहीं कर रहे हैं, नॉट एक्सेप्टेबल टू फॉर द वुमेन. सो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो अब क्या होता है कि कुछ टेम्पल में ऐसा है, हर एक टेम्पल में ऐसा नहीं है. इवन कुछ में क्या बोला जाता है कि देयर आर सर्टन नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस जो जिस तरीके से वो बेसिकली चलने वाली है. इवन ड्यूरिंग इन सम रिलीजन ड्यूरिंग द पीरियड्स वुमेन को जो है सर्टन थिंग्स टच नहीं करने दे बोला जाता है कि आपको टच नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल अ वुमेन कैन टच द पीकल ड्यूरिंग द नॉर्मल डेज ऑफ द मंथ, बट ड्यूरिंग द पीरियड्स दे शुडंट टच द पीकल. अगर उन्होंने पीकल को टच किया तो बोला जाता है कि पीकल जो है वो खराब हो जाएगा. सो दीज आर द थिंग्स, वो क्या है, कल्चर के अकॉर्डिंग है. सो कल्चर कभी कभी उसको एक्सेप्ट कर रहा है, कभी कभी उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है. अब दिस इज द सेम वुमेन, वही बना रही है, सपोज करो पीकल, क्योंकि पुराने टाइम में वही बना रही होती थी, एंड देन फॉर द होल मंथ शी कैन टच, शी कैन होस्ट, शी कैन गिव, बट ड्यूरिंग दो सर्टन टाइम पीरियड शी कांट टच. सो दीज आर सम नॉर्म्स, एक्सेप्टेबल नॉर्म्स अंडर सम कल्चर, जो कि माननी पड़ती है. वाई? क्योंकि आप अपने कल्चर को मान रहे हो, इस वजह से माननी पड़ती है. सो दीज आर सम रिस्ट्रिक्शंस, और ये रिस्ट्रिक्शंस कौन देता है, कल्चर बना के देता है. ठीक है ना, समझ आया. नेक्स्ट लिख दीजिए टी फॉर टिपिकल. where some behavior are acceptable and some are not, ब्रैकेट में लिखिए ड्यू टू डिफरेंस इन एक्सप्रेशन. अब आप बोलोगे मैम रिस्ट्रिक्टेड में और टिपिकल में डिफरेंस क्या हुआ, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड भी तो आपने बोला कुछ को एक्सेप्ट करते हो कुछ को नहीं करते हो, टिपिकल में भी आपने यही बोल दिया.
सो टिपिकल में मेन डिफरेंस क्या है कि टिपिकल में कुछ नॉर्म्स ज़्यादा ज़रूरी हैं, इस वजह से उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। रिस्ट्रिक्टेड में हम जानबूझकर रिस्ट्रिक्शंस लेके आते हैं, ठीक है। अब वो नॉर्मल कैसे बोला जाए? नॉर्मल ये बोला जाता है कि एक फीमेल अगर एक है तो उसको अगर अपने घर में वो सबसे पहले जग रही है, उठ के अगर वो पूजा पाठ कर रही है तो उससे पॉजिटिविटी आती है, ठीक है। सो दीज आर मीन्स की पूजा दोनों करे, मेल एंड फीमेल दोनों, बट अगर फीमेल कर रही है तो उससे पॉजिटिविटी आती है इन द हाउस। अगर वो सफाई रख रही है किसी भी तरीके से, खुद से या कैसे भी, तो उससे पॉजिटिविटी आती है। सो यहाँ पे वी आर नॉट प्रोवाइडिंग रिस्ट्रिक्शन टू दी मेल कि आप पहले जग के नहीं पूजा कर सकते हो, बट वी आर सेइंग कि एक्सप्रेसिव हम ज़्यादा हो रहे हैं। वी आर पुटिंग स्ट्रेस ओवर द पॉइंट दैट इफ फीमेल इज डूइंग देन उससे ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, देन उससे घर में लक्ष्मी आएगी। सो दीज काइंड्स ऑफ थिंग क्या क्या है, दीज आर रिलेटेड टू दी कल्चर। अब ये मत सोचना कि मैं आप एक सर्टन रिलीजन के ही एग्जाम्पल दे रहे हो, एग्जाम्पल आपको डालने नहीं है, जस्ट आपके माइंड में चीज़ें चली जाए, मैं इसीलिए बता पा रही हूँ, एंड बिकॉज आई हैव द एसोसिएशन विद दैट कल्चर, तो उसी से मैं आपको रिलेट करके दे पा रही हूँ, ठीक है। सो उससे आप मत वो करना, जस्ट आप चीज़ों को माइंड में सेटल होने की कोशिश करिए, ठीक है। समझ आया ना? द मेन डिफरेंस बिटवीन द रिस्ट्रिक्टेड एंड द टिपिकल इज दैट रिस्ट्रिक्शंस में यू आर प्रोवाइडिंग द रिस्ट्रिक्शन, इन द टिपिकल आप दूसरे को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हो, बट एक को ज़्यादा ऊपर रख रहे हो ड्यू टू दी एनी काइंड ऑफ एडवांटेज या ड्यू टू दी एनी काइंड ऑफ फेवर, आप एक को ऊपर रख रहे हो। रिस्ट्रिक्शन में आप इसको कर रहे हो कि तुम जाओ यहाँ से। सो वो मेन डिफरेंस है टिपिकल और रिस्ट्रिक्शन में। मुझे बता दीजिए माइंड में क्लैरिटी आ गई है या हल्का फुल्का डाउट है? अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं अगेन किसी और एग्जाम्पल से करने की कोशिश करूँगी। अगर सेट हो गया है तो वेल एंड गुड, एक और एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। सो टिपिकल में, रिस्ट्रिक्टेड में, दोनों का, ठीक है, ओके। सो रिस्ट्रिक्टेड में बेसिकली क्या हो जाएगा कि हम नॉर्मल रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उनके किसी भी तरीके के बिहेवियर को, ठीक है। अब बिहेवियर में रिस्ट्रिक्शंस में आप नॉर्मल ये कर लीजिए कि देयर आर सम नॉर्म्स। फॉर एग्जांपल, अगर रिस्ट्रिक्शंस बेसिकली क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शंस ये हो जाएगा कि अगर आपको नमाज पढ़नी है तो दीज आर दी सर्टन नॉर्म्स जिनके अकॉर्डिंग आपको पढ़नी होगी, ठीक है, एंड दीज आर द सर्टन टाइम पीरियड जिनके अकॉर्डिंग आपको करना होगा। एक प्रॉपर आपका आसन होगा जिसके ऊपर आप करोगे। अगर आसन नहीं है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि नमाज सही से नहीं हो पाई है। क्यों? क्योंकि वो उसकी नॉर्मल। सो यहाँ पे जो नमाज पढ़ने का तरीका है दैट इज़ बेसिकली एक्सप्रेसिव है। आप किसी को ये नहीं बोल रहे हो कि आप यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ सकते हो, बट आप ये बोलोगे कि ये तरीका है नमाज पढ़ने का, तो ये क्या हो गया? टिपिकल मीन्स व्हाट? एक्सप्रेसिव है ज़्यादा, उसको आप तवज्जो दे रहे हो ज़्यादा, उसको आप ये नहीं बोल रहे हो कि इस तरीके से नहीं होगा। सो दिस इज़ बेसिकली द टिपिकल, ठीक है। अब नॉर्मल हो जाएगा क्या कि नॉर्मल ये बोला जाता है कि नमाज जब आप पढ़ रहे हो, सो आई थिंक सर्टन ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड ऑफ द पीरियड नमाज पढ़ने दिया जाता है या नहीं? ड्यूरिंग द पीरियड्स नमाज पढ़ने दिया जाता है या नहीं? नहीं पढ़ने दिया जाता, ओके। अगेन, सो द सेम थिंग ड्यूरिंग द पीरियड्स women they are not allowed to do the नमाज वाला थिंग। क्यों? क्योंकि ये बोला जाता है कि शी इज़ नॉट, वो पवित्र नहीं है इस टाइम पीरियड में। सो उस टाइम पीरियड में आप उसको उस चीज़ से हटा रहे हो, दैट इज़ बेसिकली द रिस्ट्रिक्शन। सो जब आप एक चीज़ को एक्सप्रेसिव कर रहे हो, सो दैट इज़ द टिपिकल। जब आप एक चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, दैट इज़ द रिस्ट्रिक्शन। दोनों ही चीज़ों में एक को आप ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, दूसरे को कम, बट एक में आप दूसरे को नीचे गिरा के हटा रहे हो, एक में आप एक को ऊपर उठा के ऊपर कर रहे हो, ठीक है। दोनों इक्वल नहीं रहेंगे। टिपिकल में ऐसे हो जाएगा एंड रिस्ट्रिक्टिव में ऐसे हो जाएगा। समझ आ गया अभी? ठीक है, वेल एंड गुड। एक बार आप पढ़ लीजिए जो अभी मैंने लिखवाया है, ठीक है। सो सी से क्या हो गया? कंपल्सरी, पी से प्रेफर्ड, ए से ऑल्टरनेटिव, आर से रिस्ट्रिक्टिव, टी से टिपिकल, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए।
हाँ जी, जिनका हो गया है वो अपना ये ड्रॉ कर लीजिए। फर्स्ट आपने अभी कल्चर पैटर्न की बात करी थी। कल्चर पैटर्न में इंट्रो के बाद आपने फर्स्ट क्लासिफिकेशन लिखा था, दैट वाज गिवन बाय द क्लाइड क्लोकहोन। ठीक है, उन्होंने क्या दी थी? 5 थिंग्स, दैट इज सीपी आर्ट। उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय द एएल क्रोएबर। तो क्रोएबर क्या कर रहे हैं? उन्होंने बोला कि पैटर्न जो है कल्चर का वो 5 चीज़ों से नहीं, वो 2 चीज़ों से मिलके बना है। दैट 2 थिंग्स इंक्लूड अ बेसिक स्ट्रक्चर, another one is the secondary structure. He was saying कि the basic structure जो है that is the stable one. Why? क्योंकि हमने पहले भी बात करी है culture is something which is stable. तो उन्होंने बोला बेसिक तो इसमें स्टेबिलिटी है, बट इसमें कुछ फैक्टर है जो सेकेंडरी है, जो अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि वो डायनेमिक है। डायनेमिक है क्यों? क्योंकि वहाँ पे विद द पैसेज ऑफ टाइम मॉडिफिकेशन होती चली जा रही है। सो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अदरवाइज, जो मैंने अभी तक बोला है उसी को मैं रिपीट कर रही हूँ, पर वर्ड मैंने किसके चिपका दिए हैं? एएल क्रोएबर। ठीक है, सो एएल क्रोएबर ने जस्ट यही बोला कि आपका जो कल्चर है वो डायनेमिक है। तो वो चेंज होता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब मुझे ये बताइए, बचपन से अगर आपने ABCD पढ़ी थी तो वो ABCD ही रही है ना? A to Z वही रही है ना? इतना कुछ पढ़ चुके हो अभी तो भी वो वही रही है। सो इसका मतलब अगर मैं बोलूँ, सो कल्चर को मैं किससे अगर रिलेट करूँ, अल्फ़ाबेट कॉम्प्लेक्स जो है उसमें अल्फ़ाबेट वो क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। बट अब आपने फिर क्या किया? विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने उन वर्ड्स को जोड़ जोड़ के उनके साथ कुछ मिला के न्यू वर्ड्स बनाने स्टार्ट कर दिए। एंड उन न्यू वर्ड्स में भी आप डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग चेंज करते रहते हो। एक ही वर्ड के 1000 मीनिंग हो जाते हैं, एक ही वर्ड का साउंड आप अलग अलग करने लग जाते हो। ठीक है, नॉर्मल अगर मैं बात करूं, सो ये जो वर्ड है इसको प्रोनाउंस करके बताइए। एजुकेशन, हाँ जी एजुकेशन। ठीक है, ओके। डी का साउंड क्या आता है? डी। बट व्हेन आई एम सेइंग एजुकेशन, व्हेन तब मैं इसका जू करके इसका साउंड कर रही हूँ, बट अभी अगेन वापस से हो इसको बोलने लगे हैं क्या? एडुकेशन। ठीक है, ऐसे ही। शेड्यूल, ठीक है, स्केड्यूल। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स। अब अल्फ़ाबेट कॉम्प्लेक्स क्या है? अल्फ़ाबेट कॉम्प्लेक्स इज A to Z एंड देयर साउंड जैसे रहता है। सेकेंडरी थिंग इज दैट कि व्हेन यू आर चेंजिंग देयर फॉर्म, देयर फंक्शन अकॉर्डिंग टू योर विश। सो दैट इज बेसिकली हो गया क्या? सेकेंडरी कॉम्प्लेक्स। अभी मुझे बताइए समझ आ गया या नहीं आया? वापस से मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। कल्चर का अपना एक बेसिक सिस्टम है, अपना उसका एक सिस्टमेटिक सिस्टम रहता है। वो क्या है? वो स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि कल्चर उसी तरीके से रहता आया है। नेक्स्ट चीज़ क्या आ जाती है कि कल्चर में सिर्फ बेसिक सिस्टमेटिक थिंग ही नहीं है, कल्चर में तो सेकेंडरी थिंग भी है। वो सेकेंडरी थिंग क्यों है? क्योंकि कल्चर एज इट इज़ नहीं रहता, कल्चर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम पीपल दे यूज टू ऑल्टर, दे यूज टू मॉडिफाई, दे यूज टू ऐड फॉर द इम्प्रूवमेंट, फॉर देयर ओन विश, या अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो चेंज करते रहते हैं। सो इस वजह से अगर मैं बोलूँ फॉर एग्जाम्पल अल्फ़ाबेट कॉम्प्लेक्स
A to Z is the same, will remain the same. अभी भी बच्चे को पढ़ाया जाता है तो उसको बोलेंगे हम D, उसको नहीं बोलेंगे G, कि D को तो G करके बोला जाता है, नहीं. बट सेकेंडरी में व्हेन वी आर एडिंग इट इनटू द वर्ड, तब हम अपनी विश के अकॉर्डिंग एक वर्ड का फंक्शन चेंज कर रहे हैं. जैसे कि एजुकेशन को सम यूज्ड टू से एजुकेशन, एजुकेशन में तो कोई सोचे डी का तो साउंड आ ही नहीं रहा है तो डी क्यों डालूं मैं, बट सम यूज्ड टू से एजुकेशन तो वहाँ पे डी का साउंड आ रहा है, तो स्पेलिंग क्या डिफरेंट हो गई है, सेम ही है ना, बट साउंड अलग हो गया है. तो ये जस्ट एग्जाम्पल है, डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें. मैं वैसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ चीज़ें सिस्टमेटिक रहती हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ चीज़ों में कुछ चीज़ें ऐड होती चली जाती हैं. ठीक है, इज इट ओके और नॉट? सो दिस इज इट फॉर द टुडे. कल आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके, एंड देन जितना पोर्शन कल तक का हो जाएगा, परसों को उसी का आंसर राइटिंग होगा. तो कल मैं पहले आपको हल्का सा बताऊंगी 10 मिनट की आंसर कैसे लिखने हैं, ताकि आप उसी के तरीके से अपना पढ़ के आओ और परसों को फिर आप आंसर राइटिंग करके दिखाओ. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडे. बाकी फिर मिलते हैं कल.